हेलो, यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। प्रमोशन हो गया आप लोगों का, फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे आ गए आप लोग, है ना? मैं यही सोचता हूँ कि अपन घड़ी के हिसाब से नहीं चलना, अपन आ जाना फिर घड़ी को सेट कर देना, है ना? ऐसे ही रहना चाहिए। सो मैंने आप लोगों को आज टेलीग्राम चैनल में ना कुछ आर्टिकल्स वगैरह कुछ भेजा है, जिसमें अभी रिसेंटली कुछ 200 लोकेशंस पर टैक्स प्रैक्टिशनर्स इंक्लूडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके रेड पड़ी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। तो बहुत सारे बोगस डिडक्शंस वगैरह क्लेम करके टैक्स बचा रहे हैं लोगों का, इवेड कर रहे हैं टैक्स। तो उसके रिस्पेक्ट में इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव बीन अंडर द रेडार, तो जो मैं आपको बता रहा था। और अगर सीए रेडार में तो पहले हेडलाइन में आता है वो भी आपको मैं सेंड करूंगा। सो कमिंग टू आवर पॉइंट, हम लोग बात कर रहे हैं जीएसटी की। अब इससे रिलेटेड कल हम लोगों ने क्या क्या बात किया है, आईटीसी का कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा है। उसके अलावा हम लोग ने देखा है कि व्हाट वाज द नीड फॉर जीएसटी, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स, एंड देन व्हाई हाउ जीएसटी हैज सॉल्व्ड द प्रॉब्लम्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कंसर्न्स भी देखा हम लोगों ने। अभी हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत कम चांस है कि इसमें एग्जाम में कुछ आएगा, लेकिन वी शुड हैव एन आइडिया, क्योंकि हमारी दोनों सिलेबस की चीज है। टैक्सेस का ये बेसिक हो गया। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा, ये मैंने आपको बोला था जस्ट रीड करने के लिए। हाँ, सो टैक्स विच इज पेएबल डायरेक्टली बाय द पर्सन ऑन होम द ऑब्लिगेशन इज देयर इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय एन इंटरमीडियरी फ्रॉम अनदर एंड देन डिपॉजिटेड, जैसे कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड आपसे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल्स दिए हैं यहां पर डायरेक्ट टैक्सेस में, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। अभी फिलहाल वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो चुका है नहीं, लेकिन इट्स वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स नाम से अलग से कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स में गिफ्ट पे एक अलग से टैक्स लग जाता है। इनकम टैक्स में उसको इनकम में इंक्लूड कर लेते हैं। गिफ्ट इन एक्सेस ऑफ रुपीज, जनवरी वाले 50,000, 50,000 के ऊपर का अगर गिफ्ट मिलता है तो उसको इनकम मान लेते हैं। हम लोग वो डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स वाले पार्ट में अलग से। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी इज देयर टू स्टे। जीएसटी भी आ गया तो कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं बंद हो गई। हाँ, हम लोग डिस्कस करेंगे कि कस्टम्स ड्यूटी में एक एलिमेंट जो है वो अभी बंद हो गया। पहले बेसिक कस्टम्स ड्यूटी के साथ साथ में एक सीवीडी लगती थी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, तो वो काउंटरवेलिंग ड्यूटी हट गई है। अब बेसिक कस्टम्स ड्यूटी के साथ साथ आईजीएसटी लगता है, सो वो हम लोग देखेंगे। अब मेन डिफरेंस इज ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। एज यू नो, डायरेक्ट टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, इनडायरेक्ट टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन बी ट्रांसफर्ड। एंड देन डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्सेस में आपको आइडिया होगा कि जैसे इनकम का लेवल बढ़ता है वैसे ही टैक्स का स्लैब भी बढ़ते जाता है। सो अभी तो इस फाइनेंशियल ईयर से तो उन्होंने और उसको इंक्रीज कर दिया स्लैब्स को, I mean, जो इनकम के थ्रेशोल्ड पॉइंट से उसको बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी प्रोग्रेसिव इन नेचर। आपकी इनकम अगर बहुत ज्यादा है तो आपको ज्यादा रेट वाला टैक्स लगेगा, इनकम रिलेटिवली कम है तो आपको कम रेट वाला टैक्स लगेगा। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम लोग ने कल देखा कि उल्टा होता है। जो पर्सन बेचारा कम कमा रहा है क्योंकि वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो वो ज्यादा जीएसटी पे करेगा। सो रिग्रेसिव इन नेचर। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर मोर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस नैरो बेस्ड है, ये हर कोई पे नहीं करता है। नैरो बेस्ड है तो कॉस्ट ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहां पर वो पर्सन स्पेसिफिक हम लोगों को ट्रैक करना होता है कि वो पर्सन ने टैक्स इवेड किया या नहीं किया, वो पर्सन ने अपना टैक्स बराबर भरा कि नहीं भरा, उसका कोई दूसरे चेक पॉइंट्स नहीं है। जबकि जीएसटी में हम लोग ने देखा कि देयर इज द कंप्लीट इंटरमीडियरी सिस्टम, जिसमें एक पर्सन जब दूसरे को सेल कर रहा है तो वो इनवॉइस जनरेट कर रहा है, B2B इनवॉइस में दूसरे का नाम लिख रहा है, फिर दूसरा पर्सन उसी के बेसिस पर क्रेडिट ले सकता है। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिलेटिवली इजियर टू मॉनिटर, ओके, दे आर इजियर टू एडमिनिस्टर, देयर इवेजन इज नॉट सो इजी। या तो सारे के सारे लोग सप्लाई चेन में अनरजिस्टर्ड रहेंगे, या तो कुछ लोग अगर अनरजिस्टर्ड है कुछ रजिस्टर्ड है, तो फिर वो दैट विल लीड टू यू कैन से कॉम्प्लिकेशंस इन द सिस्टम, इनएफिशिएंसीज इन द सिस्टम। इंपैक्ट ऑन प्राइसेस। डायरेक्ट टैक्सेस में आप कमाते हो तो आप खर्च करने के पहले आपसे टैक्स ले लिया जाता है, तो आपके पास में जो स्पेंडिंग एबिलिटी रहती है वो कम हो जाती है, द मनी अवेलेबल टू स्पेंड कम हो जाता है, तो आप कम डिमांड क्रिएट करते हो। आप डिमांड कम क्रिएट करते हो प्रोडक्ट्स की, गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी में, तो क्या होगा? प्राइसेस
उतने बढ़ेंगे नहीं, है ना। डिमांड जो है वो रिलेटिवली कम रहेगी, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस से आपका परचेसिंग पावर कम कर लिया जाता है। आप 100 रुपए कमा रहे हो लेकिन आपके हाथ में 70 रुपए ही बच रहा है, तो आप 70 रुपए ही खर्च कर पाओगे, राइट। तो इससे इकोनॉमी पे आपका डिमांड का इंपैक्ट कम पड़ेगा। लेकिन तो देयरफॉर डायरेक्ट टैक्सेस जो है हम बोलते हैं हेल्प टू रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी प्रेशर बाय टेकिंग अवे द एक्सेसिंग परचेसिंग पावर। लेकिन अब जैसे इस बार अभी जो नया ईयर आया है फाइनेंशियल ईयर 25-26, अभी 12 लाख रुपए तक के आपकी जो इनकम रहेगी उस पे टैक्स आपका इफेक्टिवली नहीं लाएगा। जो जनवरी वाले स्टूडेंट्स ने 7 लाख पढ़ा है ना न्यू रिजिम में, तो अब वो 12 लाख होने वाला है अगले साल से। तो जिनका एग्जाम मई में है तो उन लोगों को नया वाला पढ़ने का मौका मिलेगा बाद में। सो 12 लाख रुपए तक के क्या होने वाला है, आपका इफेक्टिव टैक्स नहीं लाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 0 to 12 लाख जीरो स्लैब है, वो ऐसा नहीं चलता है, रिबेट वगैरह मिलता है उसके कारण जीरो हो जाता है। लेकिन अब पहले क्या होता था, 12 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम थी उसको अराउंड 1 लाख रुपीज का टैक्स आता था, शायद 1 लाख से थोड़ा ज्यादा। अब उसको जीरो आ रहे हैं, तो मतलब उसका तो 1 लाख रुपए बच गया। तो अब इसीलिए इकोनॉमी में जो प्राइसेस है वो हो सकता है बढ़ सकते हैं, क्योंकि लोगों का डिमांड बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा बचेगा तो वो क्या करेंगे, या तो इन्वेस्ट करेंगे या तो उसको स्पेंड करेंगे। तो अब उसका इंपैक्ट आ सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस कम कर दिया तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी अभी पूरा रिफॉर्म करने की बात चल रही है, 8 साल हो गए, तो उसका भी मैंने आपको एक वीडियो का लिंक शेयर किया, छोटा सा 4-5 मिनट का ही वीडियो है, ऑफिशियल वीडियो है सीबीआईसी के चैनल पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीआईसी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। पहले उसका नाम था सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। जीएसटी आने के बाद में उसको रीनेम कर दिया गया बोर्ड का, क्योंकि अब एक्साइज का महत्व कम हो गया, अब जीएसटी के नाम से टैक्स आ गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इन्फ्लेशनरी इन नेचर, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ये डायरेक्टली गुड्स या सर्विसेज के प्राइस में जुड़ जाते हैं। एंड ग्रोथ ओरिएंटेशन, डायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूस सेविंग्स, व्हेन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर डिस्करेज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इज एडवर्सली अफेक्टेड। देखो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव नेचर के हैं, तो इसका मतलब कि अगर आपकी इनकम ज्यादा दिखाओगे तो आपको टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा। तो लोग सोचते हैं जैसे कि बिजनेस वाले असेसिस कि भाई अपन प्रॉफिट कम दिखाते हैं, प्रॉफिट कम रहेगा तो टैक्स कम लगेगा, तो प्रॉफिट कम रहेगा तो सेविंग भी कम होगी। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्चुअली डिस्करेज कंजम्पशन। डायरेक्ट टैक्सेस ऑन द वन हैंड रिड्यूस सेविंग्स। हाउ डू दे रिड्यूस सेविंग्स? बिकॉज आपका उतना टैक्स के रूप में ले लिया जा रहा है अमाउंट, पहली बात तो, और दूसरी बात आपका जितना हायर आप इनकम दिखाओगे और सेव करोगे उतना ज्यादा आपको टैक्स भरना होगा। So you will not be encouraged to save more and more. But whereas from the angle of indirect taxes, it reduces the consumption. क्योंकि जितना indirect tax लग जाएगा चीजों पे उतना उसका महंगाई बढ़ जाएगी, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, so इससे आपका सेविंग्स बढ़ता है। So ये दोनों का क्लियर डिफरेंस है। अब इकोनॉमी में कौन सा ज्यादा सही है? There are certain economies जैसे कि दुबई, वहां पर सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस है अभी प्रिविलेंस में, वो भी कुछ साल पहले आए हैं, आज से कुछ 6-7 साल पहले। उसके पहले तो दुबई में कोई टैक्सेस ही नहीं थे। देवर यूएई वाज प्योरली एन ऑयल बेस्ड इकोनॉमी। देन धीरे धीरे उनके ऑयल रिजर्व्स अब खत्म हो रहे हैं और वर्ल्ड के बाकी भी सोर्सेज मिल रहे हैं ऑयल के, और उसके अलावा टूरिज्म पे भी डिपेंडेंट थे, लेकिन और कोई टैक्सेस नहीं थे। तो फिर अब उन लोगों ने रियलाइज किया है कि अपनी इकोनॉमी को अगर अपने को सस्टेन रखना है तो टैक्सेस तो लगाना होगा। सऊदी अरेबिया अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, जिसमें टैक्सेस वैसे तो नहीं थे, लेकिन अब वो लोग दूसरे ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं कि रेवेन्यू कैसे आएगा फ्यूचर में, व्हेन द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टू ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस। ऑयल पे डिपेंडेंसी कम कर रही है अगर वर्ल्ड, तो ये कंट्रीज को तो अब ऑप्शंस ढूंढना पड़ेगा ना। सो देयर आर स्टिल सम कंट्रीज जहां पर टैक्स नहीं है। कुछ कंट्रीज है दुनिया में अभी भी जहां पर टैक्स नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स हेवन, HAVEN। हेवन नहीं है, टैक्स हेवन, HAVEN। मतलब कि वहां पर आपको टैक्स लगता ही नहीं है, आप कोई भी बिजनेस करो, ट्रांजैक्शन करो। सो दोज कंट्रीज इनवाइट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज टू सेट अप देयर बिजनेसेस देयर। उनको पूरे टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं। जैसे मॉरिशियस एक ऐसी प्लेस है, केमैन आइलैंड्स है, ऐसे कुछ कुछ कंट्रीज है, करीबियन में कुछ आइलैंड्स है। पनामा लीक्स हुआ था कुछ साल पहले, जिसमें अमिताभ बच्चन से रिलेटेड भी कुछ कंपनीज पाई गई थी। कहां पर? पनामा। कहां? वेस्ट इंडीज। समझ रहे हो क्या? यूएस के पास में जो वेस्ट इंडीज लोकेटेड है। तो उधर कुछ कुछ ऐसी कंट्रीज है दुनिया में जहां पर टैक्सेस है ही नहीं अभी।
तो हाउ दे आर फंक्शनिंग से वो लोग सेल्फ सफिशिएंट है, उनके पास में रिसोर्सेज है क्योंकि पॉपुलेशन भी कम है, तो चल रहा है बढ़िया। और फिर जो बाकी के बिजनेसेस आते हैं तो साथ साथ में और वहां पर इकोनॉमी को बूस्ट मिलता ही मिलता है। लेकिन अ कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट डू अवे विथ टैक्सेस एवर, क्योंकि हमारे पास में इतने कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है जिसको हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर करके इतना पैसा कमा ले कि हमको टैक्सेस की जरूरत ही ना पड़े। पहली बात तो हमारी जो पॉपुलेशन का साइज है वो उसमें हम लोग नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं दुनिया में। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर सस्टेन करना है जिसमें भी बहुत सारे लोग जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट लगता है, तो गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू जनरेट करना ही पड़ेगा ना। अब लाडली बहन योजना हो गई और फिर बाकी जो बहुत सारी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, सब्सिडाइज रेट पे एलपीजी सिलेंडर मिलता है एंड कितने सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट से। इतनी बड़ी हमारी मिलिट्री है, डिफेंस का बजट बहुत बड़ा है जो अपने आप में वो भी जरूरी है ना, वरना हम लोग तो घिरे हुए चाइना पाकिस्तान। तो हम लोगों को तो टैक्सेस लगाते ही रहना होगा। उसका नेचर चेंज हो सकता है जैसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस का प्रोपोर्शन ज्यादा था, इनडायरेक्ट टैक्सेस का कम था टोटल बजट में, अब रफली इक्वल हो गया है। हो सकता है फ्यूचर में डायरेक्ट टैक्सेस का कम हो जाए, इनडायरेक्ट टैक्सेस का और बढ़ जाए, वी डोंट नो, लेकिन दोनों टैक्सेस रहेंगे, बोथ टैक्सेस विल बी देयर टू स्टे। देयर वाज अ प्रपोजल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज अर्थ क्रांति। अर्थ क्रांति नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी पुणे बेस्ड। इन लोगों ने एक प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को कि आप सारी जो बड़ी नोट्स हैं, 100 रुपए के ऊपर के नोट्स, 50 रुपए तक की नोट्स को रखो, बड़ी नोट्स को आप डिमोनेटाइज कर दो। ठीक है, अब लोग कैश ट्रांजेक्शन कर नहीं पाएंगे, बड़ी वैल्यू की करना है तो अब लोगों को सारा कुछ बैंक से करना होगा और बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगा दो। जैसे कि मैं साकिब को अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूं 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 2% कट के साकिब को मिलेगा, सिंपल। तो वहीं पे टैक्स लग गया और कोई टैक्स नहीं लगेगा। रिमूव ऑल अदर टैक्सेस, कस्टम्स ड्यूटी को छोड़ के बाकी सारे टैक्सेस हटा दो, नो इनकम टैक्स, नो जीएसटी, नो अदर टैक्सेस। तो उन्होंने ऐसा प्रपोजल दिया था, बहुत डिटेल्ड प्रपोजल था। अब इसमें उन लोगों ने डिमोनेटाइजेशन प्रपोज किया था। उन्होंने कहा था उस समय कि इंडिया की जो एवरेज इनकम है लोगों की पर कैपिटा वो 64 रुपीज पर डे है, तो 50 रुपए के ऊपर के नोट की जरूरत क्या है। तो उन्होंने कहा कि 50 रुपए तक की नोट रखो, बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन करना है तो आप 50-50 की कितनी गड्डियां लेकर के जाओगे, तो आप बैंक से ही करोगे। आप बैंक से ट्रांजैक्शन करोगे तो उस पर 1% 2% जो भी रेट अप्रोप्रिएट है वो टैक्स लगा दो। सो दैट प्रपोजल हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग और एक्टिव हो गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि उनके साथ में प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई थी, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर ने डीमोनेटाइजेशन किया था। 2016 में आप लोग थोड़े छोटे होंगे तो आप लोगों को फिर भी याद है ऐसा कुछ हुआ था। 8 नवंबर 2016 की रात को प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि ये जो 500 और 1000 की नोट है वो आज की रात से क्या हो जाएगा, कागज का टुकड़ा हो जाएगा, ऐसा बोला था, लीगल टेंडर नहीं रहेगा। सो उसके बाद में फिर टेम्परेरीली उन्होंने 2000 की नोट लाई थी, जिसको अब ऑलरेडी सर्कुलेशन से हटा दिया गया है। अब 2000 रुपए की नोट होगी आपके पास में तो मेरे को दे देना, मैं देख लूंगा क्या करना है, लेकिन ऑफिशियली आप उसको अभी यूज नहीं कर सकते, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो अर्थ क्रांति जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या किया, ये प्रपोजल दिया था। उस समय ये लोग काफी एक्टिव थे। हम लोग ने उनके एक मेंबर है, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम नागपुर ओनली, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, हम लोग ने उनको इनवाइट भी किया था। कैप्स में उन्होंने बच्चों के 2 बार सेशन लिया था अबाउट दिस मैकेनिज्म, अबाउट अल्टरनेट टैक्स कैसा सिस्टम रह सकता है। उनका था कि इसमें ब्लैक मनी भी पूरी तरीके से ब्लैक मनी भी पूरी तरीके से कर्टेल हो जाएगा और सारी ट्रांजेक्शन जो है वो लोग ऑफिशियली करने लगेंगे। बट देयर सिस्टम हैड देयर ओन लिमिटेशंस। उनके पास आंसर्स थे ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन के, बट उसमें लिमिटेशंस थे। सबसे बड़ा लिमिटेशन ये था कि अभी इंडिया में अभी भी बैंक्स रिमोट लेवल तक पहुंची नहीं है, अभी भी बैंक्स का पेनिट्रेशन पूरा हुआ नहीं है। एक बार बैंक्स में भी विलेज लेवल तक पहुंच जाएगी, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाएगी, तो हो सकता है, यू नेवर नो व्हाट द गवर्नमेंट हैज इन माइंड। बट अभी तो जो सीन दिख रहा है, अभी जो 2 आपको आर्टिकल्स मैंने छोटे छोटे भेजा, उसमें लिखा है कि जीएसटी को भी रिवैम्प करने वाले हैं। जीएसटी में भी सब्सटैंशियल चेंजेस जो जुलाई या अगस्त में मीटिंग होगी उसमें करने वाले हैं, जो कि मई के एग्जाम के लिए लागू हो सकते हैं अगर नोटिफिकेशन या सर्कुलर के जरिए आए तो। और दूसरा, इनकम टैक्स का तो नया एक्ट जो है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की पूरी गवर्नमेंट की कोशिश है। मॉनसून सेशन में उसका बिल पास करने के प्लानिंग में है गवर्नमेंट। वो मई के एग्जाम में लागू नहीं होगा, वो अगले साल की मई के एग्जाम में होगा, मई 27 से एप्लीकेबल होगा सिलेबस में। तो आप लोगों को मैं अभी भी ऑप्शन दे रहा हूं, यू कैन हैव सम पेशेंस एंड देन यू कैन डायरेक्टली स्टडी द न्यू इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है,
लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, आप लोगों को जल्दी जल्दी सीए बनना है, तो पुराना भी पढ़ लो फिर नया भी पढ़ लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। बोथ टैक्सेस आर देयर टू स्टे। ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक टैक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कम इंपॉर्टेंट है। अभी दोनों टैक्सेस जो है वो अपनी अपनी जगह पर महत्व रखते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्ट टैक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है। तो एज एन इकोनॉमी वी कैन नॉट रिलाई जस्ट ऑन डायरेक्ट टैक्सेस, बिकॉज उतनी पॉपुलेशन पे और बर्डन आ जाएगा। एंड एवरी ईयर मेनी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंडिया लीव द कंट्री जस्ट बिकॉज ऑफ द बर्डन ऑफ टैक्सेस, मेनली बिकॉज ऑफ द बर्डन ऑफ टैक्सेस। अब दूसरे भी कोई कंट्री में कोई इतना अच्छा सिनेरियो नहीं, कहां जाएंगे, लेकिन जाते हैं। इतना इंडिया में परेशान है बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो रहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का पिंच फील नहीं होता है, वो तो देना ही देना है। और वो आपने देखा था वीडियो, शॉपकीपर ने बोला था ना, कस्टमर को देने में तकलीफ है ना हमको लेने में तकलीफ है, क्योंकि कस्टमर के तो प्राइस में इंक्लूडेड हो जाता है। वो उसको दिखता है कि भाई यही हमारे लिए प्राइस है, और शॉपकीपर को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है, उसको खुद की जेब से नहीं देना है, और उसके इनपुट्स का तो उसको क्रेडिट भी मिल रहा है। कुछ पूछना है क्या? बोलिए, समझा के यहां तक के? सो दिस इज जस्ट द डिफरेंस, दिस इज द बैकग्राउंड। अब मुझे आप बताइए, अपन लोग क्लास को नेविगेट करेंगे। आप लोग अभी मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, दोनों में से पहले क्या करना है, या तो पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कर सकते हैं, या तो हम लोग अबाउट आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी ये पढ़ सकते हैं। पहले क्या पढ़ना है बताइए? ओके, सो यू ऑप्टेड फॉर द लेस बोरिंग ऑप्शन, है ना। टैक्स तो पूरा ही बोरिंग है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो और बोरिंग है, तो आप लोगों ने उसको थोड़ी समय के लिए पोस्टपोन किया। कब तक के बचोगे बेटा? सो अभी चलो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे वैसा काम करेंगे। चलिए, अब आप लोगों को पता है कि जीएसटी में अगर हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे तो कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये लिखा है। इफ इंट्रा स्टेट सप्लाई इज मेड, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे हमारे इसी मॉड्यूल के चैप्टर एफ में कि कब वो सप्लाई को इंट्रा स्टेट बोलते हैं। चैप्टर एफ इज अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई इन आवर बुक। तो प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर इफ बोथ आर इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। उसमें सीजीएसटी लगेगा। अगर टोटल रेट 18% है तो सीजीएसटी लगेगा 9% और एसजीएसटी लगेगा 9%। और अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर की बात चल रही है तो एसजीएसटी की जगह नाम रहेगा यूटीजीएसटी। सो नाउ आई विल नॉट यूज दिस टर्म अगेन एंड अगेन, एसजीएसटी को रिप्लेस कर लेगा वो जब भी एसजीएसटी वर्ड यूज हो रहा है। और जब सप्लायर एक स्टेट में लोकेटेड है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरा स्टेट है, गुड्स का एग्जांपल लेते थोड़ा सिंपल रहता है। जैसे मैं महाराष्ट्र से कोई भोपाल के डीलर को गुड्स बेच रहा हूं तो दैट इज क्लियरली अ केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। तो उसमें क्या होगा? आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी का फुल रेट रहेगा से 18%, तो जो कि रेट हमेशा टोटल में मैच होगा। आईजीएसटी विल बी इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। रेट नोटिफिकेशंस वो लोग ऐसे इशू किए कि रेट्स कभी भी अलग नहीं रहेंगे। जब सीजीएसटी एसजीएसटी को मिलाओगे तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू आईजीएसटी। ठीक बात है। अब हमको यह समझना है, कल हम लोग ने आईटीसी का मैकेनिज्म तो देखा, अब हमको यह समझना है कि इसमें से 3 अलग अलग टैक्सेस आ गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। कौन से इनपुट टैक्स का कौन से आउटपुट टैक्स लिए क्रेडिट ले सकते हैं, क्योंकि हर एक इनपुट टैक्स का इसमें से हर एक आउटपुट लिए क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। तो फॉर दैट वी विल अंडरस्टैंड थ्रू 4 सिंपल एग्जांपल्स। क्रेडिट भी समझ जाएंगे और गवर्नमेंट के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होती है वो भी समझ जाएंगे हम लोग। सो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, से ये है N, ये है P और ये है M। ये क्या है? N फॉर नागपुर। कितने स्मार्ट हो आप लोग? P फॉर पुणे एंड M फॉर मॉरिशस नहीं, मुंबई। M फॉर मुंबई, बिल्कुल सही जवाब। अब ये तीनों एक ही स्टेट में लोकेटेड है, राइट। नागपुर वाली पार्टी भी रजिस्टर्ड है और पुणे वाली पार्टी भी रजिस्टर्ड है। मुंबई में एंड कंज्यूमर लोकेटेड है, तो वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा, वो अनरजिस्टर्ड है। अब नागपुर वाली पार्टी क्या कर रही है? पुणे वाली पार्टी को गुड्स सप्लाई कर रही है और पुणे वाली पार्टी फर्दर वो गुड्स को मुंबई में सप्लाई कर रही है। सो नागपुर वाली पार्टी ने जो पुणे को सप्लाई किया, एन ने जो पी को सप्लाई किया, से अमाउंट ले लेते हैं ₹1 लाख, तो उसमें कौन सा टैक्स लगेगा? ये सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अभी तक हम लोग एक ही जीएसटी मान रहे थे, बट 2 टैक्स लगेंगे बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई
एंड दिस वन इज ऑल्सो अ केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई. नाम समझ में रहेगा, इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट. ओके, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, पुणे इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र एंड मुंबई इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र. अब इसमें इसने लगाया CGST एंड SGST. लेट अस अज्यूम द रेट्स आर 9% ईच. तो 9,000 रुपए का टैक्स लगाया. तो टोटल कितना हो गया? 1,18,000. ये 1,18,000 ये पुणे वाली पार्टी नागपुर वाली पार्टी को अमाउंट पे कर देगी, बट वो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहेगी. ले सकती है क्या? क्योंकि ये रजिस्टर्ड है और क्योंकि उनको प्रॉपर इनवॉइस मिल रहा है गुड्स के साथ साथ में, तो अज्यूमिंग अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड वो उसका क्रेडिट ले रहे हैं. ये CGST नागपुर वाली पार्टी के लिए क्या है? इनपुट या आउटपुट? आउटपुट CGST बोलेंगे, आउटपुट टैक्स पेबल. और ये CGST पुणे वाली पार्टी के लिए है इनपुट CGST. नागपुर वाली पार्टी के लिए ये लाइबिलिटी है क्योंकि ये इनको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है, और पुणे वाली पार्टी के लिए ये एसेट है क्योंकि इन्होंने ये दे दिया है. अब ये इसका क्रेडिट यूज कर पाएंगे अगेंस्ट फ्यूचर लाइबिलिटी, जो बाद में लाइबिलिटी राइज होगी उसमें. तो देयरफॉर इट इज देयर एसेट. ओके, अब देखेंगे हम लोग ये पुणे वाली पार्टी जो है ये आगे सेल करती. चलो अभी एक काम करते, गवर्नमेंट को भी पिक्चर में ला लेते हैं. नागपुर वाली पार्टी ने उतना अमाउंट कलेक्ट किया और इसको इसमें से 1 लाख रुपीज खुद के पास रखा, 18,000 रुपए तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे किया था. देखो कितनी बुरी बात है, हम लोग सारे रजिस्टर्ड पर्संस गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन का काम कर रहे हैं. दिस पार्टी इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बट इसको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है क्या गवर्नमेंट से? नहीं. आप किसी के लिए भी फ्री में काम करोगे क्या? बट आप करते हो. जो रजिस्टर्ड पर्संस हैं एक तो रजिस्ट्रेशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फ्री में दे रहे हैं गवर्नमेंट, चार्ज नहीं लगा रही है. लेकिन उसके बाद में क्या हो रहा है? उसके बाद में गवर्नमेंट उनका काम आपसे करवा रही है. गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना था, आपको बोल दिया कि आप देखते बैठो. अब आपने कलेक्ट नहीं भी किया तो जिम्मेदारी है आपकी क्योंकि आपने सप्लाई किया. द ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स इज नॉट ऑन दिस पार्टी, इट इज ऑन द सप्लायर. नॉर्मली इन द केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज द ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स इज ऑन द सप्लायर. सो नागपुर वाली पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी डाल दिया गया, आपको टैक्स देना है. आप कलेक्ट भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी, तो कलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली. तो अब गवर्नमेंट को पिक्चर में लाते हैं. पहला ट्रांजैक्शन नागपुर टू पुणे. ओके, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ मैं इस तरीके से चार्ट बना लेता हूं. अब गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी यहां पर? एक गवर्नमेंट रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट जिनका CGST अकाउंट में पैसा जाएगा, राइट. और दूसरी गवर्नमेंट रहेगी कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जिनके SGST अकाउंट में पैसा जाएगा. अभी तक ये दो ही गवर्नमेंट पिक्चर में आई है. सो नागपुर वाला जो डीलर है वो CGST के खाते में 9,000 रुपए डिपॉजिट करेगा, और मैं आपको एक्चुअल में टैक्स डिपॉजिट करके भी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा आगे. ठीक है, मेरे लॉगिन आईडी से जाकर के टैक्स पेमेंट का प्रोसीजर कैसा होता है वो मैं आपको शो करूंगा. ओके, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है. तो ऑनलाइन प्रोसीजर, क्योंकि वहां पर रेवेन्यू कलेक्ट करना है ना, तो वहां पर गवर्नमेंट आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देगी, वहां पर फटाफट सब हो जाता है. लेकिन बाकी चीजों में रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना और फिर बाकी चीजों में दिक्कत हो सकती है. तो ये जो है 9,000 रुपए क्या हो गया? ये डिपॉजिट हो गया. ओके, अब ये डिपॉजिट किया और नागपुर वाली पार्टी ने इसका डिटेल भर दिया कि भाई ये तो B2B इनवॉइस है, और इनवॉइस में किसका नाम दे दिया? अपने रेसिपिएंट का नाम दे दिया. रेसिपिएंट इज P फ्रॉम पुणे, और रेसिपिएंट का GST नंबर भी मेंशन कर दिया. उसके बेसिस पर ये पुणे वाले के इनवर्ट सप्लाई के रिटर्न में रिफ्लेक्ट होगा, जैसे कि आपको मैंने कल बताया था. नागपुर वाले के आउटवर्ड सप्लाई का आइटम है ये, और पुणे वाले के इनवर्ट सप्लाई में रिफ्लेक्ट होगा. Apart from all other purchases that they may have made, this one is going to be reflected in their inward supplies. तो इनको ये क्रेडिट रिफ्लेक्ट होगा जो इन लोग ने ऑलरेडी इनडायरेक्टली पे कर दिया गवर्नमेंट को. तो अब इसको ये लोग अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? मैं लिखवा के नहीं दे रहा हूं जर्नल एंट्री. नागपुर वाली पार्टी के लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी सेल्स की? नागपुर वाली पार्टी कैश अकाउंट डेबिट 1,18,000 टू सेल्स अकाउंट 1 लाख टू आउटपुट CGST 9,000 टू आउटपुट SGST 9,000. नागपुर वाली पार्टी के लिए आउटपुट GST है, और फिर वो जब पे कर रही गवर्नमेंट को तो आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST लाइबिलिटी है,
उसका अकाउंट डेबिट 99,000 एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। जनरली बैंकिंग मोड से पेमेंट करते हैं हम लोग, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। पुणे वाली पार्टी के लिए ये पहले परचेज की ट्रांजेक्शन हुई, तो ये लोग क्या करेंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट ₹1 लाख, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट ₹1 लाख, ना सॉरी 9,000, इनपुट एसजीएसटी डेबिट ₹9,000 टू कैश बैंक अकाउंट ₹1,18,000। समझ रहे हैं आपको? क्योंकि इन्होंने परचेस 1,18,000 की कॉस्ट का नहीं किया है, इनके लिए कॉस्ट ऑफ परचेस इज 1 लाख ओनली, जो कि 99,000 का उनको क्रेडिट मिल रहा है। अब सर क्रेडिट वर्ड बोल रहे हैं, फिर भी हम तो डेबिट कर रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं कि क्रेडिट है, बट हम उसको हमारी बुक्स में क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो आपको क्या मैसेज आता है बैंक का, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, बट आप अपनी बुक्स में क्या करते हो, डेबिट करते हो। क्यों? क्या चल क्या रहा है? बैंक के एंगल से आता है ना, वैसे यहां पर क्रेडिट वर्ड जो है वो गवर्नमेंट के एंगल से, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो आपके रिकॉर्ड में गवर्नमेंट का डेबिट बैलेंस है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट का अगर हम नेचर की बात करें तो वो पर्सनल अकाउंट है, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है, आपने गवर्नमेंट को उतना पैसा दे दिया एडवांस में एक तरीके से, तो वो आपका इसीलिए एसेट है, गवर्नमेंट के लिए वो लायबिलिटी है। समझ रहे हो क्या? उसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या चीज हो गई, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको हम लोग ने डेबिट करके रखा है अपनी बुक्स में एज एन एसेट। फिर पुणे वाली पार्टी आगे सप्लाई करेगी किसको, से मुंबई वाले एक रेसिपिएंट को, और मुंबई वाले रेसिपिएंट से कुछ अमाउंट कलेक्ट करेगी। अब कोई भी अमाउंट ले लीजिए, से 1,40,000, 1,40,000 में हमने सेल किया पी ने एम को, और उसके बदले में उस पर फर्दर टैक्स भी लगाया जाएगा, क्योंकि टैक्स ये देख के नहीं लगाते हैं कि रेसिपिएंट का स्टेटस क्या है, टैक्स लगाया जाता है अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो। सप्लायर तो रजिस्टर्ड है ना, तो सप्लायर विल बी लायबल टू चार्ज टैक्स। हमने आपको कैप्स में एडमिशन के टाइम पे पूछा क्या आप रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो, हमने तो आपको टैक्स लगाया, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स मांग रही है, हमको तो आपसे कलेक्ट करना है। आप रजिस्टर्ड हो तो आप हमको पहले बताओगे, हम आपको नहीं पूछेंगे। सो दिस वॉज अ B2B सप्लाई, दिस इज अ B2C सप्लाई, डज नॉट मेक अ डिफरेंस फ्रॉम द एंगल ऑफ द सप्लायर। सप्लायर के लिए तो टैक्स पेएबल है, तो 140 का 9% कितना होता है, 12,600, एंड ये भी 12,600, तो 99% इतना टैक्स लग गया। टोटल अमाउंट टू बी चार्ज फ्रॉम मुंबई कस्टमर इज 165,200। अब ये वाले अमाउंट, इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री पुणे वाले वेंडर की बुक्स में क्या हो जाएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 165,200 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1,40,000, आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट 12,600 एंड आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट 12,600। अब इसकी बुक्स में क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि दो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के अकाउंट से, दो आउटपुट वाले अकाउंट से और दो इनपुट क्रेडिट वाले अकाउंट से। ये कौन सा है, ये इनपुट क्रेडिट वाले अकाउंट से उसकी बुक्स में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, just like we saw the concept of ITC yesterday, can he utilize this input CGST to pay any of these output liabilities? So the answer is yes, he can use CGST to pay CGST liability and he can use SGST to pay SGST liability, but cross नहीं कर सकते हैं। It is not allowed to use CGST input to pay output SGST and he cannot use input SGST to pay output CGST, वैसा अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल वैसा वैसा मैच करना होगा। तो इसको हमने प्रॉपरली यूज कर लिया। अब ये गवर्नमेंट को पे करेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ये हुई पुणे टू मुंबई वाला जो सप्लाई हुआ। अब अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना नेट कैश दिया जाएगा, हाँ 3600 है ना, 3,600 सीजीएसटी और 3,600 एसजीएसटी, 12,600 सीजीएसटी आउटपुट टैक्स था माइनस 9,000 सीजीएसटी इनपुट टैक्स। अब ये कितना देगा, 3,600 सीजीएसटी के खाते में डालेगा नेट और 3,600 एसजीएसटी के खाते में डालेगा। सो गवर्नमेंट को टोटल उतना ही मिल गया जितना यहां लिखा है,
लेकिन अभी सिर्फ डिफरेंशियल अमाउंट मिला, क्योंकि पहले जो मिल गया था वो अभी एडजस्ट हो गया। इसके बुक्स में जो इनपुट का अकाउंट था वो नलीफाई हो गया, क्लोज हो गया, और आउटपुट लाइबिलिटी भी अब सेटल हो गई। डबल एंट्री विल बी आउटपुट सीजीएसटी डेबिट टू 12,600 टू इनपुट सीजीएसटी 9,000 टू कैश बैंक अकाउंट 3,600। वैसे एसडीएसटी का आउटपुट लाइबिलिटी वाला डेबिट, इनपुट क्रेडिट वाला क्रेडिट, जो जिसका डेबिट बैलेंस था एसेट का क्रेडिट, और रिमेनिंग कैश बैंक में क्रेडिट। सो 3 एंट्रीज में काम होता है। आपको जर्नल एंट्रीज नहीं है टैक्सेशन के सिलेबस में, लेकिन आपको वो समझ जाएगा तो ये मैकेनिज्म और अच्छे से क्लियर रहेगा। इज दैट ओके? अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल गया। अब इसके बाद में ये पार्टी, मैंने आपको बोला ये अनरजिस्टर्ड है, मुंबई वाली पार्टी, तो क्या ये क्रेडिट ले सकती है क्या? नहीं। अन अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट क्लेम क्रेडिट ऑफ जीएसटी इवन दो दे आर यूजिंग इट फॉर देयर बिजनेस। नहीं ले सकते क्रेडिट, खत्म। सो वहां पर रुक जाएगी बात। सो दैट्स इट। तो गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगा। ये वाला तो सबसे सिंपल एग्जांपल है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी के खाते में मिला 12,600 और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी के खाते में मिला 12,600। सो इफेक्टिवली कंज्यूमर के स्टेट गवर्नमेंट को आधा रेवेन्यू मिला एंड सेंटर को आधा रेवेन्यू मिला। सेंटर बेचारा इतना अच्छा आदमी है कि वो सारे स्टेट्स को इस रेवेन्यू में से और डिस्ट्रीब्यूट करता है बाद में। वो बजट डॉक्यूमेंट आप देखोगे तो उसमें से समझ में आएगा। जो सेंटर को रेवेन्यू मिलता है इवन इनकम टैक्स का, उसमें से वो बहुत सारा स्टेट्स को और अपोर्शन करते हैं। तो खैर वो वाला पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी सिर्फ सेंटर को रेवेन्यू मिल रहा है। ये सेंटर की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है ये जो अमाउंट है, और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ महाराष्ट्र स्टेट जो है उसमें जाएगा ये पैसा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली वहीं पर ऐड हुआ, तो इसमें कुछ अभी ट्रांसफर नहीं करना पड़ा विद इन द गवर्नमेंट। सो हम लोग अगर एक लिस्ट बनाए कि कौन सा क्रेडिट हम यूज कर सकते हैं, तो हम लोग ने अभी देखा वी कैन यूज इनपुट सीजीएसटी टू पे आउटपुट सीजीएसटी। ये हमारा क्लियर हो गया। वी कैन ऑल्सो यूज इनपुट एसजीएसटी टू पे आउटपुट एसजीएसटी। यहां तक कि समझ में आ गया आपको? वॉट वी कैनॉट डू इज द क्रॉस ऑफ दिस, ये नहीं कर सकते हम। अब इसमें हम लोग और वेरिएशंस करेंगे ट्रांजैक्शंस के। जैसे ये था नागपुर टू पुणे टू मुंबई। अब मैं इसी की कॉपी बना के, ये केस सिनेरियो नंबर 1 हो गया। टैक्स में हमारी पढ़ाई का तरीका यही रहेगा। इनकम टैक्स भी जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है, हम लोग केसेस के थ्रू चीजों को समझते हैं। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, ताकि हम लोगों को पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो ये इंट्रास्टेट एंड इंट्रास्टेट वाला ट्रांजैक्शन हो गया। अब अगर मैं इसी का कॉपी बनाऊं, अब मैं इसमें थोड़ा चेंज करना चाहूंगा। से मैंने पहला तो नागपुर से पुणे में सेल किया, और अगला मैंने किया से पुणे से अहमदाबाद। सो अहमदाबाद क्या है? गुजरात। अहमदाबाद इज लोकेटेड इन गुजरात, सो ऑब्वियसली इट इज अ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। तो ये यहां पर मैं इसको चेंज कर रहा हूं इंटरस्टेट। तो अब क्या क्या अपडेट हो जाएगा बताइए मुझे सोच समझ के। आईजीएसटी यहां आ जाएगा, है ना? ये जो था ये पहली ट्रांजैक्शन तो सेम चलेगी, लेकिन यहां पर आ जाएगा आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, 25,200। मैं रेट नहीं लिख रहा हूं, रेट आपको दिख रहा है। तो 25,200 आईजीएसटी आ जाएगा, और 1,65,200 रुपीज अभी सेम रहेगा टोटल वैल्यू। दैट इज व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे, कि आप कोई दूसरे स्टेट से भी खरीदोगे तो टैक्स का बर्डन तो सेम आएगा। अब जो रेवेन्यू शेयरिंग है, पुणे टू अहमदाबाद का सप्लाई हो रहा है, एंड अब ये पार्टी के लिए आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट आ गया। आउटपुट आईजीएसटी उसके लिए क्या है? लाइबिलिटी है, और उसके पास में एसेट्स के नाम पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अवेलेबल है। सवाल ये उठता है कि क्या वो इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी के लिए यूज कर सकता है क्या? सो द आंसर इज यस, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही तो पर्पस है जीएसटी लाने का, कि देयर शुड बी हार्मोनाइजेशन, देयर शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर। एंड क्या वो इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी के लिए यूज कर सकता है क्या? आंसर इज यस, ये भी कर सकता है। सीजीएसटी को आईजीएसटी में यूज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि आईजीएसटी भी सेंटर को देना है
और सीजीएसटी सेंटर के पास में पड़ा है तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आईजीएसटी का लाइबिलिटी आपको डिस्चार्ज करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के आईजीएसटी का लाइबिलिटी। अब वो आप ये वाला अमाउंट यूज करके कर रहे हो, आप ये 9000 और ये वाला भी 9000 यूज कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के सीजीएसटी के खाते में से उतना अमाउंट कम हो जाएगा, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा इंटरनली जब आप क्रेडिट यूज कर रहे हो। तो देखो फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है, फरहान साकिब। अब देखो मैं फरहान और साकिब के साथ एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, मुझे पेमेंट करना है फरहान को, लेकिन मुझे पता है कि ये साकिब का दोस्त है, तो मेरे पास में साकिब से लेने का पड़ा है पैसा, साकिब के पास मेरा पैसा पड़ा है ना 1 लाख रुपए। कब देने वाले हो? पक्का दूंगा मंडे को। कौन सा मंडे, ये फाइनल नहीं है ना, मंडे को दे देना, ठीक है। सो टेंशन में आ गया। साकिब मेरे को 1 लाख रुपए देने को लायबल है और मैं फरहान को 20,000 रुपए देने को लायबल हूं मंडे को। तो अब मैंने क्या बोला फरहान को, एक काम करो, तुम साकिब के दोस्त हो तो तुम एक काम करो, साकिब से ही पैसा ले लो ना 20,000 रुपए, और साकिब मुझे बाकी का पैसा बाद में दे देगा। तो एग्जैक्टली वही चीज हो रही है यहां पर। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो है तो दोस्ती ना। हम लोग ने एक वर्ड पढ़ा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब कि दोनों कोऑपरेट करेंगे, दिस इज कोऑपरेशन। और ये कोई ऐसे खुशी से नहीं करेंगे हमेशा, जरूरी नहीं है, क्योंकि हु वुड लाइक टू पार्ट विद देयर रेवेन्यू, लेकिन लॉ में लिखा रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद तो करना ही पड़ेगा। सो अगर कोई पर्सन इनपुट एसजीएसटी का क्रेडिट, जो कि ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका था पैसा, वो यूज कर रहा है टू पे आउटपुट आईजीएसटी, तो इंटरनली गवर्नमेंट का ट्रांसफर होता है अमाउंट का फ्रॉम एसजीएसटी अकाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू आईजीएसटी अकाउंट ऑफ द सेंटर। तो ये इंटरनली अमाउंट ट्रांसफर हो गया। टोटल ये 18,000 रुपए क्रेडिट का आ गया गवर्नमेंट के पास में, जो पिछले स्टेज पर ऑलरेडी कलेक्शन हुआ था। चलो ये वाला अमाउंट तो गवर्नमेंट की उसी कोष में था, सिर्फ ये अकाउंट हेड चेंज हो गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही था। लेकिन ये जो अमाउंट है इसका तो एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है, ये 9,000 का कहां से कहां जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के खाते से सेंट्रल गवर्नमेंट के आईजीएसटी में। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्लियर? अब 18,000 तो ऐसा आ गया, रिमेनिंग और कैश में कितना देना पड़ेगा, 7,200। ये मिस्टर पी उसने ए से तो सारा कलेक्ट करके रखा है, उसमें से 7,200 वो अभी कैश में दे देगा, बाकी 18,000 उसने पहले से ही इनडायरेक्टली दे के रखा था। ही कैन कीप द रिमेनिंग अमाउंट नाउ विथ हिमसेल्फ। अब आगे का रेवेन्यू शेयरिंग कैसा होगा? नाउ वंस इट इज नोन दैट मिस्टर ए इस क्रेडिट को फर्दर यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये B2C सप्लाई है, तो अब ये फाइनल सप्लाई, फाइनल स्टेज हो गया। अब हम लोग करेंगे टोटल, ध्यान से देख लीजिए। अब टोटल क्रेडिट कितना हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया आईजीएसटी के खाते में 25,200, सीजीएसटी और एसजीएसटी में अभी हो गया 0। अब ये आईजीएसटी का करना पड़ेगा अपोर्शनमेंट। आईजीएसटी का क्या होगा अब, अपोर्शनमेंट। तो ये अपोर्शनमेंट में क्या होगा कि सीजीएसटी के खाते में आधा चला जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को आधा जाएगा। सो 25,200 का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, किस किस को दे देंगे बताइए, 12,600 सीजीएसटी में, और किसी किसी का ध्यान है यहां पर दूसरा कॉलम बनाना पड़ेगा, गुजरात का एसजीएसटी अकाउंट। महाराष्ट्र को नहीं मिलने वाला है कुछ, बिकॉज वी रेड यस्टरडे दैट जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो जहां कंज्यूमर लोकेटेड है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, उसके स्टेट को मिलता है रेवेन्यू। महाराष्ट्र को ये पूरे ट्रांजेक्शन में सिर्फ ऐसा है, हाथ तो आया पर मुंह ना लगा, है ना, बस रेवेन्यू आया रेवेन्यू गया, ओके, प्लस माइनस प्लस। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलने वाला इस ट्रांजेक्शन का, और ये 12,600 मिलेगा गुजरात को। सो नाउ अल्टीमेटली आईजीएसटी अल्टीमेटली अपोर्शन हो जाता है। आईजीएसटी इज नॉट अ परमानेंट टैक्स जो कि गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, वो बांट दिया जाएगा, जितना सेंटर का बनता है उतना सेंटर रखेगी, तो सेंटर के पास हो जाएगा 12,600 और गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट के पास हो जाएगा 12,600। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द वे द रेवेन्यू इज शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट्स। तो ये एग्जांपल में हमने क्या किया, ये देखा कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसडीएसटी को हम यूज कर सकते हैं फॉर पेइंग आउटपुट आईजीएसटी। इनपुट बोल रहा हूं मतलब एसेट, आउटपुट बोल रहा हूं मतलब लाइबिलिटी, और ये सारा ये बीच वाले वेंडर के एंगल से, डीलर के एंगल से हो रहा है।
तो इसको हम लोग फर्दर अपडेट कर देते हैं कि इनपुट CGST वी हैव यूज्ड फॉर पेइंग आउटपुट IGST, it is allowed, and input SGST can be used for paying output IGST. जो जो चीजें अलाउड है वो हम लोग लिखते जा रहे हैं. अभी भी बहुत सारे परम्यूटेशंस बचे हैं या कॉम्बिनेशंस. इसमें क्या क्या बचे हैं? इंट्रा इंट्रा हो गया, इंट्रा इंटर, अब इंटर इंट्रा बचा है, और इंटर इंटर. पढ़ाई नहीं करोगे तो इसी में रह जाओगे, इंटर इंटर करते रहोगे. तो अभी अगला हम लोग लेते हैं इंटर फॉलोड बाय इंटर, इंटर स्टेट सप्लाई फॉलोड बाय इंटर स्टेट सप्लाई. तो डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं, थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी. पहला सप्लाई हम मान लो नागपुर से भोपाल कर रहे हैं. भोपाल इज इन मध्य प्रदेश, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, एंड भोपाल से हम लोग आगे अहमदाबाद कर रहे हैं. सो दोनों सप्लाई इंटर स्टेट हो जाएंगे बेटा. सो नागपुर टू भोपाल विच इज इन MP, एंड भोपाल टू अहमदाबाद विच इज इन गुजरात. सो इसमें अगर हम लोग देखें, चलो बाद के सप्लाई पे तो IGST लगने वाला है. अब पहले सप्लाई पे क्या होने वाला है बताइए. पहले सप्लाई पे जो नागपुर वाली पार्टी भोपाल वाली पार्टी को सप्लाई करेगी, इसमें भी लगेगा अब IGST 18,000. क्या आपको समझ रहा है कितना आसान है ये? है ना. एक्चुअल में मोदी जी ने बोला था ना, गुड एंड सिंपल टैक्स, है कि नहीं है? है. 18,000 रुपए ये लग गया. अब कितना हो गया टोटल? 1,18,000. ये बढ़िया हो गया. एक ही टैक्स लगा IGST. अब ये IGST मिस्टर बी की बुक्स में इनपुट IGST बोल के रिकॉर्ड होगा, और ये वाला IGST मिस्टर बी के लिए आउटपुट IGST है. जब SGST के लिए यूज हो सकता है, CGST के लिए यूज हो सकता है, तो IGST तो अपने वालों के काम में आएगा ही ना. IGST के लिए बिल्कुल यूज हो सकता है. यू कैन यूज द इनपुट क्रेडिट ऑफ IGST टू पे द आउटपुट लाइबिलिटी ऑफ IGST. इट इज डेफिनेटली अलाउड. तब क्या हो जाएगा देखिए. अब सप्लाई हो गया फ्रॉम पहला सप्लाई. अब हम लोग वापस स्टेट वाइज कर लेते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं कॉलम बना लेता हूं. सेंट्रल गवर्नमेंट का IGST वाला कॉलम पहले बना लेता हूं, क्योंकि उसी में रेवेन्यू आने वाला है सबसे पहले. पहला सप्लाई कौन सा हुआ बताइए? पहला सप्लाई हुआ फ्रॉम नागपुर टू भोपाल. भोपाल इज इन MP. इसमें नागपुर वाली पार्टी ने भोपाल वाले अपने बायर से, रेसिपिएंट से कलेक्ट किया एक्स्ट्रा 18,000 रुपए, और वो गवर्नमेंट को दे रहा है. कौन से खाते में दे रहा है? IGST के खाते में 18,000. अभी इसका अपोर्शनमेंट नहीं होगा, क्योंकि अभी ये B2B सप्लाई में गया है. अभी ये भोपाल वाली पार्टी इसका क्रेडिट यूज करने वाली है आगे, तो इसका अपोर्शनमेंट अभी के अभी नहीं होता है. तो अभी MP गवर्नमेंट को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है. फिर आगे भोपाल वाली पार्टी ने अहमदाबाद सप्लाई किया. सो इसमें क्या हो रहा है? इन्होंने सप्लाई किया अहमदाबाद. दिस इज ऑल्सो एन इंटरस्टेट सप्लाई. 25,200 पे करने के लिए 18,000 का क्या किया इन्होंने? क्रेडिट यूटिलाइज किया. तो 7,200 रुपए और पे कर दिया उसी खाते में. क्रेडिट के लिए कुछ लिखना ही नहीं, क्योंकि वही IGST में ही पैसा पड़ा है, तो उसमें कोई ट्रांसफर हो नहीं रहा है अभी फंड्स का. अभी तक समझ रहे हैं क्या? अब हो गया फाइनल सप्लाई. दिस इज अ B2C सप्लाई. अब IGST के रूप में गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू पड़ा है. अब IGST का क्या करना होगा? अपोर्शनमेंट. अब टोटल IGST हम देखेंगे, टोटल है 25,200. फिर ये IGST को किया जाएगा अपोर्शनमेंट ऑफ IGST. 25,200 में से आधा बिलोंग करेगा MP को, नहीं, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST के अकाउंट में जाएगा, और बाकी का आधा गुजरात के गवर्नमेंट को जाएगा इन देयर SGST अकाउंट, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से है ना. फिर क्यों जाएगा? क्योंकि वो कंजम्पशन स्टेट वो है, कंज्यूमर का स्टेट गुजरात है. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द अल्टीमेट सप्लाई इज इन गुजरात. सो ये 25,200 के दो टुकड़े हो जाएंगे, 12,600 और 12,600. अल्टीमेटली आप कोई भी सप्लाई का सीक्वेंस बनाओ, अल्टीमेट आंसर तो आपको पहले से ही पता रहेगा कि जो फाइनल कंज्यूमर है
उसके स्टेट को आधा रेवेन्यू मिलेगा टोटल टैक्स का और सेंटर को आधा रेवेन्यू मिलेगा टोटल टैक्स का। दिस इज द सीन। बोलिए समझा क्या आपको? केस नंबर 3, इंटर स्टेट सप्लाई फॉलोड बाय इंटर स्टेट सप्लाई। ये तो एक्चुअल में ज्यादा इजी था क्योंकि इसमें इतने सारे टैक्सेस थे नहीं, फिर भी अल्टीमेटली गुजरात को आधा रेवेन्यू मिला। ओके, ये बाकी दोनों को कुछ नहीं मिला। सर 1/3 बांट देते ना, ऐसा कुछ नहीं रहता है, बाकी दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। सो वी कैन यूज इनपुट आईजीएसटी टू पे आउटपुट आईजीएसटी, जो हम लोग ने अभी तक देखा। तो आउटपुट आईजीएसटी के साथ में इसका मतलब तीनों इनपुट्स यूज हो सकते हैं, दिख रहे हैं? ऑल द 3 इनपुट टैक्सेस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। जीएसटी का सेस अलग चलता है, हाँ, सेस सिर्फ सेस के साथ में एडजस्ट होता है, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ये हम लोग सिर्फ ये 3 टैक्सेस की बात कर रहे हैं आपस में। फिर बात होती है एक और टाइप के सप्लाई की जो अभी तक बचा है। कौन सा बचा है? इंटर फॉलोड बाय इंट्रा। ओके, इंटर स्टेट सप्लाई फॉलोड बाय इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो उसमें मैं थर्ड वाले केस को कॉपी करके कुछ हद तक की यूज कर लेता हूं। इसमें पहला सप्लाई तो सेम रहेगा, दूसरे सप्लाई में ये भोपाल से सप्लाई कर रहा है इंदौर। इंदौर इज इन विच स्टेट? एमपी, मध्य प्रदेश। तो ये नागपुर से भोपाल सप्लाई किया, भोपाल से इंदौर सप्लाई किया। ओके, अब ये बेसिकली आउटडोर हो गया और इंदौर हो गया, है कि नहीं, क्योंकि ये अपने स्टेट से बाहर जा रहे हैं। सो इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। जहां जहां पर मुझे अपडेट करना था, अब कहां अपडेट करना है? टैक्स में। टैक्स कौन सा लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। एसजीएसटी कौन से स्टेट का? एमपी का। टैक्स लगेगा 9% 12,600 एंड 12,600। क्या पहला टैक्स सही लिखा है क्या मैंने? पहला टैक्स आईजीएसटी, उसके बाद में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है। तो इसका मतलब ये यहां तक के तो सेम था, यहां तक के तो सेम था, मतलब कि क्या, ये नागपुर टू, अरे रब क्यों, नागपुर टू भोपाल जो है इसमें 18,000 का आईजीएसटी का कलेक्शन हुआ। किसको? वो कौन से खाते में गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के आईजीएसटी के खाते में गया। फिर आगे क्या हो रहा है? ये आईजीएसटी का जो अमाउंट है इसका क्रेडिट ये यूज करना चाहता है कौन? पार्टी फ्रॉम भोपाल। क्या पे करने के लिए? उनके आउटपुट टैक्सेस के लिए। अब प्रॉब्लम ये कि उनके आउटपुट टैक्सेस 2 अलग अलग है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी तो सेंटर को ही देना है, तो क्या लगता है आपको अलाउड होगा? कैन वी यूज आईजीएसटी इनपुट टू पे सीजीएसटी आउटपुट? यस, सो वी विल डू दैट फर्स्ट। हम लोग 12,600 सीजीएसटी का पे कर देंगे। ओके, हम लोग ने वो पे कर दिया क्योंकि वो तो सेंटर के सेंटर में एडजस्ट हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्रेडिट तो ये और बचा है 5,400 और ये लाइबिलिटी तो पूरी बची है, तो क्या हम लोग ये वाले इनपुट को इधर यूज कर सकते क्या? द आंसर इज यस, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इनपुट एसजीएसटी को आप आउटपुट आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं, वैसे उसका उल्टा भी पॉसिबल है। इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि यू विल बी पेइंग मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के स्टेट एसजीएसटी अकाउंट में पैसा जाएगा। जैसे आप क्रेडिट यूज करोगे, कितना 5,400 इधर से कम हो जाएगा और इधर आ जाएगा। अभी तक के पूरा लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हुआ, 12,600 हो गया, इसमें से 5,400 हो गया, है ना, ये मैंने माइनस नहीं करना चाहिए था। अब और कितना बच गया? 7,200। तो ये अमाउंट एमपी गवर्नमेंट को ये पार्टी, ये कौन सी, ये वाली पार्टी कैश में देगी, बी, क्योंकि वो आय से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को इतना नेट अमाउंट तो हमेशा उतना ही पेएबल आ रहा है, सो इतना पेड बाय कैश। अब देखिए, अब कौन से गवर्नमेंट को कितना पैसा मिल रहा है? आईजीएसटी के अकाउंट में 0 हो गया, सेंटर को एसजीएसटी के अकाउंट में मिला 12,600 और एमपी स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी अकाउंट में मिला 12,600, जो कि हमको अल्टीमेट कंक्लूजन यही चाहिए था। सो आप कुछ भी करो, एक अपोर्शनमेंट के कारण अल्टीमेटली सेंटर और स्टेट को आधा आधा मिल ही जाता है। और अपोर्शनमेंट तभी करना पड़ता है जब लास्ट सप्लाई इंटर स्टेट है। जब सेकेंड लास्ट सप्लाई इंटर स्टेट है तब वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है,
क्योंकि वो इंटरनल ट्रांसफर हो गया। अपोर्शनमेंट कब करना पड़ेगा? जब आईजीएसटी में फाइनली पैसा बच गया तो उसको क्या कर देते? फाइनली अपोर्शन कर देते। दिस इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न्स दैट यू फाइल। आप रिटर्न्स में बताते हो कि आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई कितना किया, इंटर स्टेट कितना किया, उसमें से B2B कितना है, B2C कितना है, उसके हिसाब से वो सॉफ्टवेयर पूरा ऑटोमेटिकली रेवेन्यू का एडजस्टमेंट कर लेता है। जितना भी सप्लाई आपस में करना है ये गवर्नमेंट के बीच में हो जाता है। दिस इज ऑल हैपनिंग ऑन द कॉमन पोर्टल ऑफ जीएसटी। जो हमारा gst.gov.in वेबसाइट है उसको कॉमन पोर्टल बोलते हैं। उसमें सारे फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है। ये बैकएंड पे हो रहा है। ये जो चीजें हैं ये आपको नहीं दिखने वाली है। आपको जो कल मैंने एक रिपोर्ट बताया था जीएसटी का स्टैटिस्टिक्स जून 2024 का 24 एंड 25 का कंपैरिजन, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत दिख जाता है कि कौन सी स्टेट को कितना रेवेन्यू मिला, क्या मिला, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन इतना डिटेल नहीं मिलेगा। वो आपको आपके रिटर्न्स का बस इतना डिटेल अवेलेबल रहेगा। सो दीज आर द 4 सिनेरियोज। इसको अगर हम लोग अपडेट करें तो हमने अभी देखा कि इनपुट आईजीएसटी कैन बी यूज्ड टू पे आउटपुट सीजीएसटी and input IGST can also be used to pay output SGST। बट अभी हमारे पास में चॉइस थी, बाकी के कोई केस में तो चॉइस नहीं थी। अभी चॉइस थी कि हमने ये 18,000 को पहले पूरा यहां यूज किया और बाद में इधर 5,400 यूज किया। चॉइस कुछ ठीक है इसमें और कुछ करने की। हम पहले पूरा SGST में यूज कर सकते थे और फिर सीजीएसटी में ऐसी चॉइस थी, है ना। क्या लगता है लॉ ने मना किया होगा? हम लोग इसको आधा आधा भी यूज कर सकते थे, हम लोग इसको 10,000 8,000 भी यूज कर सकते थे। सो ओरिजिनली जब सीजीएसटी लॉ ये वाला पूरा एक्ट आया था, रूल्स आए थे, तब उन्होंने बोला था कि नहीं, पहले आपको सीजीएसटी को ही पे करना है और फिर एसजीएसटी के लिए बचता है तो। लेकिन अब उन्होंने ऐसा नहीं रखा है। व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी you can utilize it against CGST or SGST in any order and in any proportion। ये चेंज हुआ था अराउंड 2018-19 फरवरी के आसपास में ये चेंज हुआ था। We will be seeing this in our chapter also later on। लेकिन ये अलाउड रहता है, आप कोई भी सीक्वेंस में कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास बाकी के क्रेडिट्स कितने अवेलेबल है उस पर, कि आप कैसे सीक्वेंस में करना चाहोगे। अभी तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं, तो अभी तो आप कुछ भी करो, अल्टीमेटली इतना कैश तो देना ही देना है। सो अभी आपको पता नहीं चल रहा है, जब थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन आएगा तब हम लोग देखेंगे। इज दिस ओके? सो वी कैन यूज दिस क्रेडिट्स। सो अल्टीमेटली तीनों आईजीएसटी का क्रेडिट तीनों लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में यूज किया जा सकता है एंड तीनों का क्रेडिट आईजीएसटी के अगेंस्ट में यूज किया जा सकता है। सीजीएसटी का सीजीएसटी और आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं, एसजीएसटी का एसजीएसटी और आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही जगह प्रॉब्लम है, CGST credit cannot be used to pay SGST liability and vice versa। So this is the summary। ये आपको कॉलम्स में GST liability दी है, मतलब these are the output GST payable, और इधर रोज में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया हुआ है। तो ये क्या लिखा गया है कि you have to use the input tax credit। पहले IGST का क्रेडिट यूज करना पड़ता है, ये हम लोग पेमेंट के चैप्टर में करेंगे आगे। पहले we have to use which tax? आईजीएसटी इनपुट टैक्स। उसको भी पहले किसके अगेंस्ट में यूज करते हैं हम लोग? नहीं, पहले आईजीएसटी वाला आईजीएसटी के अगेंस्ट में यूज करेंगे, नंबर 1। फिर दोनों में नंबर 2 लिखा है, मतलब दोनों में से कोई भी ऑर्डर कोई भी प्रोपोर्शन में आप यूज कर सकते हो। फिर आईजीएसटी क्रेडिट खत्म हो गया तो फिर आप सीजीएसटी क्रेडिट की बात करो। अगर आईजीएसटी क्रेडिट ही बच गया और ये लाइबिलिटीज खत्म हो गई तो वो सारे क्रेडिट आपके हो जाएंगे कैरी फॉरवर्ड। लेकिन अगर ये क्रेडिट यूज हो गया फिर भी लाइबिलिटीज बची हैं तो फिर सीजीएसटी क्रेडिट को यूज कर सकते हो। सीजीएसटी क्रेडिट को पहले किधर यूज करोगे? सीजीएसटी के लिए। तो ये नंबर 1 लिखा है, इसको हम लोग 3 भी बोल सकते हैं। देखो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। सीक्वेंस ऐसा चलेगा 1 2 3 4, यहां तक समझ रहे हैं, एंड देन 5 6। तो ये सीजीएसटी क्रेडिट को यूज करोगे फर्स्ट टू पे सीजीएसटी लाइबिलिटी, पहले अपनों के काम में हो, एंड देन इट विल बी यूज्ड टू पे आईजीएसटी लाइबिलिटी। देन अगर सीजीएसटी क्रेडिट खत्म हो गया लेकिन आईजीएसटी की लाइबिलिटी बची है तो एसजीएसटी के क्रेडिट को यूज कर सकते हैं आईजीएसटी पे करने के लिए। बट एसजीएसटी क्रेडिट को पहले यूज करना है एसजीएसटी क्रेडिट के लिए, एसजीएसटी लाइबिलिटी के लिए, और फिर बच गया तो आईजीएसटी लाइबिलिटी।
दिस इज अ प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ। ओके, ये हम लोगों को अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी वे में मैं आपको बता रहा हूं, इसका हमको प्रॉपर जो आपका सेकंड मॉड्यूल में एक चैप्टर आएगा, सेकंड लास्ट, पेमेंट ऑफ जीएसटी चैप्टर, उसमें इसके हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे कि ये सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करते हुए, चीज वही रहेगी, वहां जाते जाते कुछ चेंज नहीं होने वाला है, फंडामेंटल ये है उसका। इज दैट ओके? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले आईजीएसटी की लाइबिलिटी खत्म करते हैं, मैंने बोला पहले आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म करते हैं। आईजीएसटी की लाइबिलिटी जरूरी नहीं कि पहले खत्म हो जाए। इज दैट ओके? ऐसा है। सो ये हो गया हमारा क्रेडिट और ये अलग अलग टाइप के टैक्सेस के बारे में चर्चा। ठीक है, आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप बता सकते हो, इफ देयर इज एनीथिंग। आपकी बुक में ये सब चीजें कहां मिलेगी आपको? फर्स्ट चैप्टर में बहुत ब्रीफ में मिलेगा ये सब, पेज नंबर A.5 में आपको ये देखो, ये कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीसी मिल रहा है ना, ये कौन से टैक्सेस कब लग रहे हैं। दिस इज स्टिल लाइक सेलिएंट फीचर, समरी टाइप में आपको इंफॉर्मेशन दी है। और जो मैंने आपको 4 केसेस करवाए, वही केसेस को थोड़ा और इलेबोरेट करके और 8 केसेस आपकी बुक में मैंने दिया है, पेज नंबर 11 से 18 देखिए, पेज नंबर A.11 से पेज नंबर 18। ये केसेस आपका सेल्फ स्टडी का काम है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सेल्फ स्टडी करोगे, बेटा अभी आप इंटर में आ गए हो, अगर आप इंटर में रोज 2 से 3 घंटे नहीं पढ़ोगे तो आप लोग ने अभी छोड़ देना चाहिए सीए। मैं सीधा फ्रैंकली बता रहा हूं, क्योंकि बाद में ना बहुत बेकार सर्कल होता है, रिजल्ट तक के अपन पढ़ते नहीं है, एग्जाम के अराउंड 2 महीने के बाद रिजल्ट आता है, ओके, और फिर रिजल्ट तक अपन पढ़ते नहीं है, फिर उसके बाद 50 दिन बचे रहते हैं एग्जाम को, फिर अपने से तब वापस से पढ़ाई नहीं हो पाती, जो कि हम लोग 9-10 महीने में नहीं कर पाए, तो वो 2 महीने में नहीं होने वाला है। सो अभी से आप देख लो आपकी कैपेसिटी है क्या आप वापस से जमीन पे आकर के अब इंटर की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो क्या? यू कैन नॉट कीप फ्लाइंग कि फाउंडेशन पास हो गए, वो एक स्टेपिंग स्टोन है। अभी बहुत आगे, मतलब अभी तो फाइनल सीए बनना है ना, अपना टारगेट सिर्फ सीए फाउंडेशन क्लियर करना नहीं था, अपने को सीए बनना है, तो उस हिसाब से रोज का रोज पढ़ना है। इसलिए मैं आपको कभी बताऊंगा कभी नहीं बताऊंगा, आपको खुद ओके सॉल्व क्वेश्चंस रहते किताब में, आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी स्टडी रहती, करना ही करना है। अभी थोड़े दिन बाद आपको कुछ कमी नहीं लगने वाली सिलेबस की। स्टार्टिंग में अभी इंट्रोडक्टरी चैप्टर चल रहा है तो लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन आगे मतलब कुछ ना कुछ पेंडिंग ही पड़ा रहेगा, टाइम हमेशा कम रहेगा। सो आपको लगता है कि नहीं सर टाइम बहुत बच रहा है, सिलेबस तो इतना सा है, तो बताना मुझे, वी विल हैव अ वर्ड, मैं आपको और भी कुछ डेटा दे दूंगा पढ़ने के लिए, चिंता मत करो। लेकिन कोई कमी नहीं है। जो लोगों ने इनकम टैक्स किया उन लोगों से पूछ लो, किन लोगों ने किया है बेटा, आप मोस्टली कमी है, कुछ बचा है अभी कि पढ़ लिया आपने, पूरा निपटा दिया? अभी भी बचा है थोड़ा सा। आप लोगों को 20 दिन की छुट्टी मिली थी पूरा बैकलॉग कवर करने के लिए, सो थोड़ा ही बचा है ना, सॉल्व क्वेश्चंस बस थोड़े थोड़े, क्योंकि सॉल्व क्वेश्चन 300 है। अच्छा ओके, सो ये 11 से लेकर के 18 ये पेजेस आपको करना है। इसमें रेवेन्यू शेयरिंग दिया है ना, एग्जाम में रेवेन्यू शेयरिंग मुझे नहीं लगता पूछेंगे। सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके एक बार देख लेना, मुझे नहीं लगता है रेवेन्यू शेयरिंग पूछेंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है आईसीआई का जिसमें रेवेन्यू शेयरिंग पूछा है इंटरमीडिएट के लेवल पे। फिर भी मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड कि हाउ द रेवेन्यू इज शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट्स, बट एक क्रेडिट यूज हो सकता है, ये तो आपको पूरा क्लेरिफाई किया है। सो आपकी आइडियाज क्लियर चलेगी तो कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ोगे। पेज नंबर 11 to 18 ये आपको पढ़ना है। कम बैक टू पेज नंबर 5। अब इसमें सैलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं है, क्या है? यूनियन टेरिटरी, लेकिन जीएसटी में उसको स्टेट ही मानते हैं, जीएसटी पर्पस के लिए उसको स्टेट मानते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को, दिल्ली को, उसको हम लोग स्टेट मानते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। जीएसटी में ड्यूअल रेट स्ट्रक्चर है, क्योंकि सीजीएसटी और एसडीएसटी दोनों लगता है। हार्मोनाइज्ड लॉ रेगुलेशंस है दोनों के लिए, सिमिलर लॉ रहेगा। ऐसा नहीं कि सीजीएसटी के ऑफिसर आपको अलग परेशान करेंगे, एसडीएसटी वाले अलग परेशान करेंगे। आपको एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है, आपने एक रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वो दोनों के लिए, तीनों के लिए लागू है। लेविड एट मल्टीपल स्टेजेस अल्टीमेटली बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, अल्टीमेटली बीइंग एन इनडायरेक्ट टैक्स, फाइनल कंज्यूमर उसको बेयर करता है। जीएसटी में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, जिसको हम लोग चैप्टर नंबर बी में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर बी का नाम ही है सप्लाई, तो जो सप्लाई होता है उस पर जीएसटी लगता है। अगर ट्रांजैक्शन को सप्लाई ही नहीं बोलेंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। फिर देयर आर रफली
जो मेन रेट्स है वो 4 रेट्स है, 4 टियर रेट्स। उसके अलावा भी 2-3 छोटे मोटे रेट्स हैं जिसके बारे में सिर्फ मेंशन चैप्टर नंबर सी में रहेगा। थैंकफुली एक भी सर्विस या गुड्स का रेट आपको एग्जाम में नहीं टेस्ट किया जाएगा, वरना ये तो हद हो जाती थी कि मतलब मेमोरी में कितनी चीजें स्टोर करोगे। रेट आपको नहीं पूछने वाले। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। आप लोग ने कभी देखा होगा इनवॉइस, उसके ऊपर में कभी 8 डिजिट का या कभी 4 या 6 डिजिट का कोड लिखा रहता है वो गुड्स का, उसको बोलते हैं HSN कोड। या सर्विसेज का कोड रहता है, आपको कैप्स के इनवॉइस में मिला होगा सर्विसेज का कोड स्टार्टिंग विथ 99 SAC, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। तो ये कोडिफिकेशन के बेसिस पर करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चैप्टर सी में बात करेंगे। ये समझ लो कि एक बस इंडेक्स टाइप का है कि हम लोग ये सारी चीजें डिटेल में देखने वाले हैं। एग्जेम्पशन लिमिट रहता है कि भाई 20 लाख तक की अगर आपका टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कुछ कुछ स्टेट्स में 10 लाख ही रहता है, मामी त्रिना, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड, ये 4 स्टेट्स में 10 लाख रहता है और कुछ कुछ सप्लायर्स के लिए 40 लाख रहता है। तो ये हम लोग देखेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। रजिस्ट्रेशन चैप्टर कौन सा रहेगा अपना? चैप्टर नंबर H, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। तो जीएसटी नंबर ऑब्टेन करने के लिए पहले आपके पास इनकम टैक्स का पैन रहना चाहिए। पैन तो इनकम टैक्स की चीज है ना, जो 10 डिजिट नंबर होता है। जीएसटी नंबर इज बेस्ड ऑन पैन। आपके जीएसटी नंबर के अंदर में पैन इंक्लूडेड रहता है। जैसे आपको डीजीएस कैप्स का जो आपको जीएसटी नंबर दिखता है 15 डिजिट का, उसके पहले 2 डिजिट तो स्टेट कोड है जो कल अपन ने देखा था 27, उसके बाद 10 डिजिट का पैन है और उसके बाद में आखिरी 3 डिजिट लोकेशन कोड वगैरह रहता है, 1ZC 1ZL वगैरह। तो दैट इज द लास्ट 3 डिजिट्स। तो पैन रहता है 15 डिजिट के, इसमें बीच में 10 डिजिट्स 3rd नंबर से 12th नंबर का डिजिट पैन रहता है। तो कोई अगर आपको वैसे पैन नहीं बता रहे तो आप उसके जीएसटी नंबर से उसका पैन निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे तो पैन कोई छुपाने वाली चीज नहीं है, पैन बताए तो आपके लिए अच्छा है क्योंकि सामने वाला आपका टैक्स वगैरह काट रहा है तो आप ही के नाम पे जमा होगा। तो इट इज नथिंग टू बी हिडन, है ना। जैसे कि एक लड़की को लड़का पूछता है कि तू कितने साल की है बता, तेरा ईयर ऑफ बर्थ बता, तो वो नहीं बताती, बोले मैं क्यों बताऊं। तो फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है तेरा ईमेल एड्रेस देते हैं, तो बोलती है लिख anjali2002@gmail.com तो वैसे पता चल जाता है। मतलब ऑप्शनल कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सी में। जीएसटी में एक रेगुलर स्कीम होता है और एक जिसमें आईटीसी वगैरह मिलता है, और एक कंपोजिशन स्कीम होता है। कंपोजिशन स्कीम बोला मतलब मेरे दिमाग में तो इमेज आ जाती है उसके ठाकुर की जिसके दोनों हाथ कट जाते हैं। कंपोजिशन स्कीम वाला आदमी ना क्रेडिट ले सकता है ना क्रेडिट दे सकता है, उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। सो ये एक स्पेशल स्कीम है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, ऑप्शनल स्कीम है जिसके बारे में हम लोग चैप्टर सी में पढ़ेंगे। दीज टॉपिक्स वी विल बी सीइंग, ओके, डोंट वरी। एग्जेम्पशंस, पूरा एग्जेम्पशंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर डी। कॉम्पेंसेशन सेस नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन हाँ जीएसटी का एक फीचर है कॉम्पेंसेशन सेस जो कि डीमेरिट गुड्स पे लगता है, लाइक पान मसाला, आपके फेवरेट आइटम्स, मोटर कार वगैरह, तो इस पे लगता है। 5 इयर्स तक के स्टेट्स को कॉम्पेंसेशन देंगे ऐसा। एक्सपोर्ट्स टू बी 0 रेटेड, जैसे कल मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि एक्सपोर्ट्स को 0 रेटेड करके इनपुट क्रेडिट का रिफंड मिल सकता है ना। ये हमारे अगेन एज सच एक्सपोर्ट्स और रिफंड वाला सिलेबस है नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा इसका रेफरेंस आएगा आईटीसी चैप्टर में। सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर, तो चैप्टर नंबर जे, पेमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें देखेंगे। सेल्फ असेसमेंट एंड रिटर्न्स, चैप्टर नंबर के, ओके, हमारे सिलेबस का 11th चैप्टर। इनवॉइस मैचिंग, इनवॉइस मैचिंग होता है जीएसटी में, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर के में। कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टीसीएस, चैप्टर नंबर जे, मैंने उसको सेपरेट चैप्टर नहीं रखा है। जीएसटी में भी टीडीएस और टीसीएस है, आपका तो इनकम टैक्स का ही पेंडिंग है, जीएसटी में भी आने वाला है टीडीएस और टीसीएस। लेकिन जीएसटी में खैर बहुत सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट है, 2 पेज में खत्म हो जाएगा, इनकम टैक्स की तरह नहीं चलने वाले। सो दिस इज बेसिकली द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द वेरियस चैप्टर्स। और इनवॉइस वगैरह का भी सिस्टम होता है जीएसटी में, इनवॉइस में स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स होना चाहिए, तो वो सब हम लोग इनवॉइस चैप्टर में पढ़ेंगे। ई वे बिल यहां नहीं लिखा हुआ है, बट ई वे बिल का भी महत्व है, ई इनवॉइसिंग का सिस्टम आ चुका है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। मजा आएगा आपको, ओके। मुझे तो नहीं आता है, आपको पक्का आएगा।
अब जीएसटी में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के पहले कि मैं आपको सारी चीजें करवा दे रहा हूं, ठीक है, फिर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताने का बचा रहेगा। जीएसटी में एवरीथिंग इज, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गवर्न थ्रू द कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल इज दिस वेबसाइट gst.gov.in। ओके, इसमें लॉगिन करने के बाद आपको बहुत सारे फीचर्स दिख जाते हैं, बहुत सारे टैब्स दिख जाते हैं, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, ओके, पेमेंट ऑफ टैक्स और रिफंड एप्लीकेशन फाइलिंग, बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप, ओके, थ्रू द कॉमन पोर्टल। ये जीएसटीएन जो है ये इसको गवर्न करता है, कॉमन पोर्टल का एडमिनिस्टर करता है जीएसटी नेटवर्क नाम की कंपनी। ये एक सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में पढ़ा होगा कभी आपने? सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। और ईवे बिल का कॉमन पोर्टल है ये ईवे बिल gst.gov.in, ईवे बिल का पोर्टल है ईवे बिल gst.gov.in। एंड ये जीएसटीएन जीएसटी नेटवर्क मैनेज नहीं करता है, ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं मे बी, क्योंकि आपको पता है कि एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं कभी कभार। एक मार्क के टोटल 2 एमसीक्यूज आते हैं आजकल, एक मार्क के 2 ही आते हैं, एक जीएसटी में आएगा और एक इनकम टैक्स में आएगा। ये एक मार्क के एमसीक्यू में आ सकता है मे बी, कि ईवे बिल वाला वेबसाइट कौन मैनेज करता है, तो ये आपको याद है तो याद है। और कॉमन पोर्टल कौन मैनेज करता है? जीएसटीएन। 2 मार्क के एमसीक्यूज में जनरली कुछ न्यूमेरिकल रहेगा, कैलकुलेशन बेस्ड कुछ रहेगा, और फिर बाकी तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज रहते हैं, जो एक एक केस स्टडी में 3-3 एमसीक्यूज रहते हैं 2-2 मार्क के। सो ऐसे टोटल 2 मार्क के 3 + 3 2 केस स्टडीज प्लस एक क्वेश्चन अलग से 2 मार्क का। तो जीएसटी में 2 मार्क के 7 एमसीक्यूज रहेंगे और 1 मार्क का 1 रहेगा, तो टोटल 8 एमसीक्यूज रहेंगे 15 मार्क के लिए। बढ़िया स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। एक्चुअल में कभी कभार एमसीक्यूज टफ आ जाते हैं, मेन पेपर इजी आ जाते हैं, जैसा कि इस बार हुआ था। कभी कभार एमसीक्यूज इजी रहते हैं, मेन पेपर थोड़ा ट्रिकी रहता है, तो दोनों में से कहीं ना कहीं एक जगह डिफिकल्टी रखते हैं वो। कभी कभार मे के एग्जाम में दोनों डिफिकल्ट आ जाते हैं, ठीक है, कोई कोई मे में आते हैं। मे इसलिए तो नाम मे का मे होता है ना, मे कम मे नॉट कम, ओके, मे बी डिफिकल्ट मे नॉट बी डिफिकल्ट। अब ये सब आपको याद नहीं करना है। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स आर द आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज, जो कि जीएसटी से आप जीएसटी में डेटा अपलोड करने में आपको हेल्प करेगी, एप्लीकेशंस बनाएंगे। दे फैसिलिटेट द टैक्स पेयर इन अपलोडिंग द इनवॉइसेस एज वेल एज रिटर्न। तो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स आर द आईटी कंपनीज, यू कैन से आईटी एनेबल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स, ओके, जो कि जीएसटी से रिलेटेड एप्लीकेशंस आपको बना करके प्रोवाइड करेंगे आपके बिजनेस से लिंक करके। ये आपके सिलेबस में नहीं है। जीएसटी के कौन से सेक्शंस कब से लागू हुए, कौन से एक्ट के, ये सब आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, सिर्फ ये जानकारी के लिए दिया है। ये भी आपको याद नहीं रखना है कि दूसरे कंट्री के मुकाबले इंडिया के जीएसटी का क्या कंपैरिजन स्टेटस है, कंपैरेटिव स्टेटस। इंडिया इज द 165th कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ जीएसटी। मतलब हम लोग थोड़ा सा जीएसटी लगाने में आराम से लगाए, पीछे रह गए हम लोग, 165th। लेकिन अभी भी अमेरिका में जीएसटी नहीं आया है। दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो लोग इंडिया को देख रहे हैं, इंडिया में जीएसटी का सिस्टम कितना सक्सेस होता है, उस हिसाब से मे भी वो लोग फ्यूचर में जीएसटी ला सकते हैं, ड्यूअल स्ट्रक्चर। अभी अमेरिका में और भी ज्यादा बेकार टैक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड है। वहां कोई स्टेट में सेल्स टैक्स है, कोई स्टेट में परचेस टैक्स है, कोई स्टेट में दोनों नहीं है। तो अब मेरे एक फ्रेंड को आईफोन खरीदना था, तो वो दूसरे स्टेट में ड्राइव करके गया और वहां से आईफोन खरीद के लाया, तो भी उसको सस्ता पड़ा कंपेयर टू उसी स्टेट में खरीदता था। तो क्योंकि दूसरे स्टेट में जो नियर बाय स्टेट था, जैसे हम लोग नागपुर से मान लो ड्राइव करके एमपी जा रहे हैं और वहां के दुकान से अपन आईफोन खरीद के ला रहे हैं, वैसी वाली बात हो गई। तो उसको टैक्स का इफेक्ट उसमें कम पड़ रहा था, मतलब टैक्स नहीं था दूसरे स्टेट में, सेल्स टैक्स नहीं था वहां का। तो वहां पर तो अभी भी इतना डिफरेंसेस है, मींस वहां के प्रोफेशनल्स को अभी भी वो तकलीफें होती होगी मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस की, जो यहां पर पहले होती थी। सो उस महीने में तो हम लोग आगे निकल गए हैं, बट वहां पर फ्रीडम के नाम पे स्टेट्स के पास में कुछ ज्यादा ही फ्रीडम है। और वहां पर अभी तो डोनाल्ड ट्रंप भी है, तो अभी मुश्किल है कुछ ऐसा बड़ा मेजर कुछ अच्छा चेंज होगा, वो डेडलाइन देते रहेगा। सो ये जो है दीज आर द थिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। मेनी अदर कंट्रीज हैव अ मच हायर थ्रेशोल्ड फॉर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। इंडिया में सिर्फ 20 लाख का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। बाकी कंट्रीज में उनके आके
परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से बहुत हायर टर्नओवर की थ्रेशोल्ड्स हैं, है ना, कंपेयर टू इंडियन रुपीस। रेट्स ऑफ टैक्सेस इंडिया में कई कंट्रीज से ज्यादा है और कई कंट्रीज से कम भी है। यूरोप की खासकर कुछ कंट्रीज में टैक्स के रेट्स ज्यादा है इंडिया से। यूरोप में, यूरोप इज हेवीली टैक्स्ड, ओके, जबकि कई कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में रेट ज्यादा है। यूरोप वगैरह से तो इंडिया में कम है, लेकिन बाकी कई कंट्रीज से इंडिया में ज्यादा है, तो इट्स ओके। तो अपने यहाँ जैसा है वैसा है। अब ये टैक्सेस जो है ये चलते रहेंगे, कुछ टैक्सेस जो सब्ज्यूम हो गए हैं और कुछ टैक्सेस चलते रहेंगे। इसके बारे में अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के जरिए जो है वो पढ़ेंगे। सो द गुड थिंग इज कि ये आज की क्लास में मैं कंप्लीट नहीं करूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाला पार्ट। आज स्टार्ट हो जाएगा, आज मेजर आपको उसका ओवरव्यू दे दूंगा, कल की क्लास में वो कंप्लीट होके कल हम लोग सप्लाई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 3 पे जो जर्नी ऑफ जीएसटी दिया है ये आपको खुद ही गो थ्रू करना है। इसमें सिर्फ जीएसटी काउंसिल के बारे में जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाकी आप लोग ने वीडियो में भी देखा था जीएसटी काउंसिल के बारे में। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ते वक्त रेफर करेंगे। सो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिया गया है टैक्स कलेक्ट करने का, टैक्स लेवी एंड कलेक्ट करने का सेंटर को और फिर कुछ स्टेट्स को। कोई भी रास्ते चलता आदमी अगर आपको बोले कि टैक्स दे तो आप नहीं दोगे। आपको अगर चाकू दिखाए तो आप दे दोगे, तो लेकिन वो फिर भी टैक्स नहीं है, वो इलीगल हफ्ता कलेक्शन है। क्या है वो? कोएर्शन हो गया बोल सकते हैं। दैट इज इलीगल, इजंट इट? सो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो आपने डीजीएस कैप्स को टैक्स क्यों दिया? क्योंकि डीजीएस कैप्स के पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है एंड वो उस नंबर के अंडर में आपका टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। सो वी आर ऑथराइज्ड बाय द लॉ टू कलेक्ट द टैक्स। ना वो अथॉरिटी कैसे आई, बैकग्राउंड क्या था, वो हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी तो नहीं कर सकते अभी पूरी। वैसे आपके नागपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन का आ गया टॉपिक, आपको पता है ना? कॉन्स्टिट्यूशन पे एग्जाम होते रहेगी आपकी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना? सो वो कंपलसरी है, आप कोई भी कोर्स करो, बीकॉम करो, चाहे बीबीए, चाहे बीएससी, चाहे जो भी करो, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पेपर रहेगा ही रहेगा। सो वी शुड नो अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा इरादा है उनका। तो चलो मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्टिकल 265, नो टैक्स शैल बी कलेक्ट लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 245 ये बोलता है द पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। ऑब्वियसली पार्लियामेंट के पास में पावर है कि पूरे इंडिया के लिए, इंडिया की कोई पार्ट के लिए लॉ बना सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो उससे स्टेट के लिए लॉ बना सकती है। आर्टिकल 246 इसमें टैक्स लगाने की अथॉरिटी दी गई है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो आपको अगर ये एक्चुअल आर्टिकल्स देखना है तो ये मैं आपको शो करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन के फाइल में। ये फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको बाद में जितना चाहे उतना स्टडी कर सकते हो। बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट है, ये पुराना कॉन्स्टिट्यूशन का वर्जन है, जीएसटी के अमेंडमेंट्स के पहले वाला। फिर अमेंडमेंट्स क्या हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन सा आर्टिकल था बेटा? 245, 246, ये तो 330 है। ये 239 पे आ गए हम लोग, मतलब कि इसके बाद रहेगा 243, इसमें बहुत सारे 243P यही चल रहा है, 243ZH कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा। हाँ, और ये 244 देखिए, पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो क्या लिखा है देखिए, सब्जेक्ट टू द, ये रहता है उसका टाइटल, ठीक है, वो एंट्री जो है कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री उसका टाइटल है। सब्जेक्ट टू द आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल का टाइटल, हेडिंग। Subject to the provisions of this constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the legislature of a state may make laws for the whole or any part of the state. No law made by the Parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extraterritorial operation. मतलब पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाया वो इनवैलिड इस कारण से नहीं हो जाएगा कि वो पार्लियामेंट के टेरिटोरियल स्कोप में नहीं आता है।
बिकॉज दे कैन मेक लॉस फॉर एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, अब इसका लीगल इंटरप्रिटेशन और भी बहुत निकलता है, हमारे लिए ज्यादा रिलेवेंट अभी नहीं है वो। फिर आता है आर्टिकल 246 जो गवर्नमेंट्स को पावर देता है, जो यूनियन एंड स्टेट को रिस्पेक्टिवली पावर देता है। किस किस चीज का पावर देता है देखिए, लॉ बनाने का। किस चीज के रिस्पेक्ट में आपको लिखा है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉजेस 2 and 3। नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब होता है कि नो मैटर वॉट एवर इज रिटन देयर दिस विल प्रिवेल। ओके, जैसे मैंने आपको बोल दिया, नॉट विथस्टैंडिंग द गवर्नमेंट ऑर्डर दैट संडे इज अ हॉलीडे, आई विल कॉल यू फॉर क्लास ऑन संडे, मतलब आई एम इग्नोरिंग दैट। एग्जाम्पल है बेटा, अभी ये संडे नहीं बुलाऊंगा। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज with respect to any of the matters enumerated in the list 1 in the 7th schedule। ये आपने पढ़ा होगा स्कूल में, स्कूल में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल में लिस्टेड रहेगी, जिसमें पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाने का। ये 7th शेड्यूल की अलग से मेरे पास में फाइल डाउनलोडेड है, तो इसमें उसी कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल में भी पीछे मिल जाएगा 7th शेड्यूल। ये यूनियन लिस्ट है, इसमें आर्टिकल 246 का रेफरेंस दे दिया है। इसमें वेरियस मैटर्स कवर्ड है ना, नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्सेस, डिफेंस ऑफ इंडिया, आर्म्स, फायर आर्म्स, एटॉमिक एनर्जी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, बहुत सारे मैटर्स कवर्ड है जो कि हमारे लिए टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसर्न नहीं रखते हैं। इसमें अगर आप देखो तो बहुत लंबी लिस्ट है ये, इट विल गो ऑन एंड ऑन टिल सीरियल नंबर 97 यूनियन लिस्ट। तो क्या लिखा है इसमें, notwithstanding anything contained in clause 3, parliament and subject to clause 1, the legislature of any state also have the power to make laws with respect to any of the matter enumerated in list 3। मतलब लिस्ट 3 में जो चीजें लिखी है उसमें दोनों को पावर है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को भी और पार्लियामेंट को भी। तो ये आपको ये लिस्ट 3 दी है, ये यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें क्रिमिनल लॉ आ गया है, फिर मैरिज एंड डाइवोर्स आ गया है, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें भी कवर हो गए। इसके रिस्पेक्ट में दोनों लेवल पर लॉ बनाया जा सकता है। चलो अच्छी बात है। सब्जेक्ट टू क्लॉज 1 and 2, द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज फॉर सच स्टेट और एनी पार्ट देयर ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू मैटर्स एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2। लिस्ट 2 में जो मैटर लिखे उस पर कौन लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर। तो उसको लिस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेट लिस्ट। ये स्टेट लिस्ट है, ये जो आपको दिख रही है लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट। इसमें पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, प्रिजन्स, ओके, पब्लिक हेल्थ, पिलग्रिमेजेस, लिकर, ओके, बहुत सारी चीजें यहां पर कवर हो गई हैं। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेट का ज्योग्राफी अलग अलग है, उसके एग्रीकल्चरल के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है ना। देन दीज आर द वेरियस मैटर्स जिसमें स्टेट्स को पावर दिया गया है। इसमें कुछ मैटर्स टैक्सेस से संबंधित है, जिसमें हम लोग अभी पहुंचते हैं। 66 नंबर तक की ये लिस्ट है। फिर आपको लिखा है, द पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन अ स्टेट, नॉट विथस्टैंडिंग दैट सच मैटर इज अ मैटर एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। अब इंडिया का कोई रीजन है जो कोई स्टेट के इसमें टेक्निकली कवर नहीं हो रहा है, तो उस पर कौन लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट। जैसे कि यूनियन टेरिटरीज रहती हैं, तो उस पर कौन लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट। सो ये कौन सा था, ये आर्टिकल 246 था। ये हम लोगों को पावर्स देता है, रिस्पेक्टिव अथॉरिटी देता है लॉ बनाने की। अब लॉ के अंडर में टैक्स लगाने का भी राइट आ जाता है। जो लॉ आप बनाओगे, लॉ के थ्रू ही टैक्स लगा सकते हैं। तो लॉ बनाने का राइट दिया है, मतलब टैक्स लगाने का भी राइट दिया है। अब उसमें हम लोग अगर लिस्ट देखें तो हमारी जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में टैक्स से रिलेटेड आइटम स्टार्ट होते हैं फ्रॉम सीरियल नंबर 82, जिसमें दिया है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। इसलिए इनकम टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम पे नहीं लगाया जाता है। इनकम टैक्स जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा है उनको पता है इनडायरेक्टली कैसे लगाते हैं, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं लगाया जा सकता। एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट। सेंटर के पास पावर नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट्स कोई हिम्मत नहीं करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा दिया मतलब अगली बार वो गवर्नमेंट गिरना पक्का हो गया। क्योंकि हमारा अभी भी जो मेजर पॉपुलेशन है वो तो रूरल बेस्ड है एंड जिनका डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे है, तो हमको तो वोट बैंक का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
सो एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाने का राइट सेंटर के पास तो पक्का नहीं है, स्टेट्स के पास है क्या है, वो उधर हमको मिलेगा स्टेट लिस्ट में। और क्या क्या आइटम्स है इधर, ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज पे टैक्स लगाने का राइट किसके पास में, यूनियन गवर्नमेंट के पास में। तो ये दोनों एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ जीएसटी आने के बाद भी। जीएसटी लाने के पहले जो चेंजेस हुए थे वो ये वाली दो एंट्रीज में कोई चेंज नहीं हुआ। सीरियल नंबर 82 एंड 83 एज इट इज है। देखो आपकी किताब में भी ये लिखा हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट आया, ये बहुत पुरानी एंट्री के बेसिस पर, और कस्टम्स एक्ट आया ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स के बेसिस पर। अब चेंजेस कौन सी एंट्री में हुए, एंट्री 84 ये पहले थी, फिर उसमें चेंज क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर एंट्री नंबर 92A पहले क्या थी वो ये लिखे यहां पर, एंट्री 97 और एंट्री 92C, ये 4 एंट्रीज पहले की थी और सेंट्रल की यूनियन लिस्ट में, और 2 एंट्रीज स्टेट लिस्ट में। उसकी जो पहले की पोजीशन है वो आपको बताई जा रही है। तो देखिए पहले 84 में क्या लिखा था, एंट्री नंबर 84 में ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अदर गुड्स लिखे दिया है, मतलब सारे गुड्स कवर हो गए, तो फिर टबैको को अलग से क्यों लिखा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारे गुड्स कवर हो गए। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एनी गुड्स। अदर गुड्स मतलब सिर्फ टबैको रिलेटेड गुड्स नहीं, सारे गुड्स कवर हो गए इसमें, ठीक है। एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन पे यूनियन के पास पावर नहीं है एक्साइज ड्यूटी लगाने का। ये वाली लिस्ट में एक्सेप्शन में आ गया वो, समझ रहे हो क्या, ये आएगा स्टेट लिस्ट में। एंड ऑल्सो एक्सेप्शन में उन्होंने रखा है ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। तो सर्टेन ड्रग्स को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, इस पे टैक्स लगाने का पावर किसको दे दिया है, स्टेट को। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी उस पर नहीं लग सकती थी। बट इंक्लूडिंग मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस कंटेनिंग अल्कोहल और एनी सब्सटेंस इंक्लूडेड इन सब पैराग्राफ बी, मतलब कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगा सकती थी। लेकिन आपको पता है ना, आपके कफ सिरप में भी अल्कोहल होता है थोड़ा सा, कभी बहुत इच्छा हुई तो कफ सिरप पी लेने का। आपको आपके जो सैनिटाइजर होता है उसमें भी अल्कोहल का थोड़ा सा कंटेंट होता है। तो ये ड्रग्स भी कभी कभार बहुत छोटी मात्रा में कोई आपके जो दवाइयां होती है उसमें होते हैं, है ना, फार्मासिस्ट ड्रगिस्ट बोलते हैं ना उसको। सो बेसिकली तो ये अगर कोई दूसरे टॉयलेटरी या मेडिसिनल प्रोडक्ट में इंक्लूडेड है तो वो एक्सक्लूजन से एक्सक्लूड हो जाएगा। एक्सक्लूजन से एक्सक्लूड हो जाएगा मतलब वो इंक्लूड हो जाएगा। पहले बोले थे कि अल्कोहल और ड्रग्स तुम लोग बाहर चलो, लेकिन फिर बोले लेकिन तुम अगर कोई दूसरे प्रोडक्ट के पार्ट बन के आ रहे हो तो वापस आ जाओ। अगर अल्कोहल जो है वो परफ्यूम का, डिओड्रेंट का पार्ट बन के आ रहे हैं तो डिओड्रेंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट था क्या लगाने का, एक्साइज ड्यूटी। इज दैट ओके? वैसे और ये एक्सक्लूसिवली ये प्रोडक्ट्स का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो सेंटर के पास राइट नहीं था। आपकी किताब में आप देख सकते हो अगले पेज पे स्टेट्स के पास राइट था। स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 51 में लिखा हुआ है कि ये अल्कोहलिक लिकर्स और ये ड्रग्स पे कौन लगा सकता था, स्टेट्स। लेकिन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस पे स्टेट नहीं लगा सकता था जिसमें वो इंक्लूडेड है, क्योंकि उस पे कौन लगाता था, सेंटर। ये पुरानी पोजीशन थी। ओके, फिर ज्यादा दिमाग तो नहीं घूम गया, एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन मतलब इंक्लूजन। फिर ये और भी टैक्सेस लिखे हैं, ये सारे टैक्सेस अभी जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंटर के पास में जो राइट्स हैं। फिर हम लोग सीधा आ जाते हैं सीरियल नंबर 92 पे। देयर वाज दिस टैक्स राइट गिवन टू द सेंटर, टैक्स ऑन द सेल और परचेस ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड ऑन एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड देयरइन। न्यूज़पेपर्स के सेल पे, न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट्स पे टैक्स लगाने का राइट किसके पास था, सेंटर के पास था। क्रॉस किया मैंने रेड कलर से, मतलब वो जीएसटी के कारण जो अमेंडमेंट आया था तब उसको हटा दिया। वी विल सी। देन एंट्री नंबर 92A, टैक्सेस ऑन सेल और परचेस ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर तो ऊपर आ गया। वेयर सच सेल और परचेस टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स पे टैक्स लगाने का राइट किसके पास था, यूनियन के पास था, और उसको वो लोग सीएसटी के नाम से लगाते थे। तो इसका भी मेंशन आपकी बुक में किया है मैंने, सीएसटी का ये वाला एंट्री नंबर 92A।
तो पहले सेंटर की तरफ से इतने सारे टैक्स लगाए जाते थे, वो बात अलग है कि सीएसटी का पावर उन लोग ने डेलीगेट कर दिया था स्टेट्स को कलेक्शन करने का पावर, लेकिन इट वाज अ मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट, और सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट एक ही था, स्टेट वाइज अलग अलग नहीं था। फिर सर्विस टैक्स जो है, सर्विस टैक्स के लिए एक एंट्री इंसर्ट किया था लेकिन कभी इफेक्टिव नहीं किया था, एंट्री नंबर 92C। देखो मजे की बात, सर्विस टैक्स था कि नहीं था जीएसटी के पहले? था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सर्विस टैक्स वाली एंट्री थी वो एक्चुअल में आखिरी तक इफेक्टिव ही नहीं हुई थी। सर्विस टैक्स वाली जो एंट्री थी, एंट्री नंबर 92C, ये आखिरी तक इफेक्टिव ही नहीं हुई थी और अब तो उसको हटा भी दिए। तो फिर सर्विस टैक्स कैसे लगाते थे सर? क्या सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल था क्या जो सर्विस टैक्स लगाया गया था? नहीं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती थी, स्टेट को तो बिल्कुल ही राइट नहीं है सर्विसेज पे टैक्स लगाने का। तो ये एंट्री कभी इफेक्टिव ही नहीं हुई थी, कभी नहीं, और अब तो डिलीट भी कर दिया है। देखो मैं आपको अमेंडमेंट वाली भी वो डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, सीजीएस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये देखो इसमें आपको दिख जाएगा एंट्री नंबर 92, देखो एंट्री 92 एंड 92C शैल बी ओमिटेड। वो 92C को तो बाद में ओमिट भी कर दिया, और पहले से भी वो कभी इफेक्टिव नहीं थी। ये देखो मेरे 7th शेड्यूल में 92C दिख रहा है क्या आपको यहां पर? मतलब वो थी नहीं, इफेक्टिव ही नहीं हुई थी, प्रपोज किया था कि लाएंगे, फिर भी सर्विसेज पे तो बेधड़क टैक्स लगाया जा रहा था। तो क्या हमारे साथ धोखा हुआ है, क्या चीटिंग हुई है क्या? नहीं, दे ऑलवेज हैव अ वे आउट। सेंट्रल गवर्नमेंट में इनके पास थी ये यूनियन लिस्ट में ये 97 नंबर की एंट्री, इसको बोलते हैं रेसिडुअल एंट्री, जो कोई भी मैटर पहले की कोई एंट्री में कवर्ड नहीं है, इंक्लूडिंग कोई भी टैक्सेस, उसको ये एंट्री के जरिए इंक्लूड कर सकते हैं। तो बस एंट्री नंबर 97 is still there, is the residual entry. Any other matter not enumerated in list 2 और list 3, any other matter जो कि ये लिस्ट में भी अभी तक नहीं आया और लिस्ट 2 और 3 में भी नहीं लिखा है, इंक्लूडिंग एनी टैक्स नॉट मेंशन्ड इन आइदर ऑफ दोज लिस्ट, तो उस पर कौन टैक्स लगा सकता है? यूनियन। इसके जरिए उन लोग ने सर्विस टैक्स पे 3 सर्विसेज के जरिए फाइनेंस एक्ट 94 में अमेंडमेंट करके टैक्स लगाना शुरू किया, और धीरे धीरे आपको बताया 117 सर्विसेज पे टैक्स हो गया था, और बाद में तो ऑल सर्विसेज एक्सेप्ट 17 सर्विसेज पे टैक्स लग गया था। तो सिर्फ ये एंट्री नंबर 97 के बदौलत, तो उसका कोई, इसलिए सर्विस टैक्स एक्ट कभी अलग से आया ही नहीं। सर्विस टैक्स वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994, उसमें एक सर्टेन प्रोविजन सर्विस टैक्स से संबंधित चलते आ रहे थे, हर साल उसी में अमेंडमेंट होते जा रहा था। एंट्री नंबर 97 के बेसिस पर सर्विस टैक्स फाइनेंस एक्ट 1994 के अंदर में अमेंडमेंट करके लाया गया था। इज दैट ओके? दीज वर द पावर्स गिवन अर्लियर। फिर स्टेट लिस्ट में अगर आप देखो तो अपने काम की मेजर 2 एंट्रीज थी, ये वाली 51 जो स्टेट ड्यूटी ऑफ एक्साइज वाली थी ऑन अल्कोहलिक लिकर एंड ओपियम एंड इंडियन हेम्प वगैरह ड्रग्स, एंड 54 टैक्सेस ऑन द सेल और परचेस ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर्स। उसके अलावा 2 एंट्रीज और थी जो हट गई अब, टैक्सेस ऑन द एंट्री ऑफ गुड्स इनटू अ लोकल एरिया, जिसके बेसिस पर लोकल बॉडी टैक्स, ऑक्ट्रॉय वगैरह लगता था, एंड 55 टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स। अलग से स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट था एडवर्टीजमेंट्स पे टैक्स लगाने का, अदर देन न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स, क्योंकि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स का तो सेंटर के पास राइट था। तो ऐसा पूरा पावर जो है वो बाइफरकेटेड था। अभी भी इलेक्ट्रिसिटी वाली एंट्री वैसी की वैसी है स्टेट लिस्ट में, इसलिए अभी भी इलेक्ट्रिसिटी के सेल कंजम्पशन पे जो टैक्स लगाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वो स्टेट गवर्नमेंट अलग से लगा के कलेक्ट करती है, जीएसटी नहीं लगता इलेक्ट्रिसिटी पे। ओके, एग्जेम्प्ट है जीएसटी के एग्जेम्पशन की लिस्ट में। सो दिस वाज द पोजीशन। और भी चीजों पे स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट था, जैसे टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, है ना, जैसे ये बाकी भी चीजें थी जिसपे स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट था, और आगे भी है। देखो टोल टैक्सेस, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, इनकम टैक्स पढ़ते वक्त हमने एक प्रोफेशनल टैक्स पढ़ा था, तो ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। लग्जरी टैक्सेस इसमें चेंज किया गया, फिर लग्जरी टैक्सेस के इसमें हेडिंग में कुछ चेंज किया गया। टैक्सेस ऑन व्हीकल्स, जो व्हीकल्स का हम लोग टैक्स देते हैं, इवन रोड टैक्स देते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो इस तरीके से पावर जो है वो बाइफरकेटेड थे। तो प्रॉब्लम ये था इस पोजीशन के हिसाब से कि सर्विसेज पे टैक्स लगाने का राइट एक्सक्लूसिवली सेंटर के पास था, स्टेट के पास। ये पूरी लिस्ट में देख लो, सर्विसेज कहीं नहीं है, स्टेट के पास था ही नहीं।
इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स पे टैक्स लगाने का राइट, देखो क्या लिखा है, टैक्सेस ऑन सेल ऑफ परचेस ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 92A ऑफ लिस्ट 1। लिस्ट 1 का 92A था CST वाला, इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स। लिस्ट 1 का जो था वो इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स का था, ठीक है। तो उसको छोड़ के इंटरस्टेट पे CST लगता था, इंट्रास्टेट पे क्या लगता था, वैट। तो गुड्स पे भी टैक्स लगाने का राइट सेंटर के पास नहीं था, जो विद इन द स्टेट सेल हो रहे हैं। तो अभी तो CGST और AGST दोनों लग रहा है। सो देयर वाज अ वेरी अर्जेंट नीड टू मेक एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अदरवाइज तो GST सपना ही रहता था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वेरी मच नीडेड। एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो फिर तो आपको प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू करना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसेस दिया अमेंडमेंट का। सो देयर वाज दिस constitutional amendment bill which was proposed, 123rd constitutional amendment bill, जो कि 101st constitutional amendment act में अप्रूव हुआ, पास हुआ। कौन सी तारीख को, 8 सितंबर 2016 को। और उससे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए। तो मैं आपको ये तीनों फाइल्स भेज दूंगा जो आज आपको शो किया, एक मेन कॉन्स्टिट्यूशन की, एक 7th शेड्यूल की और एक ये अमेंडमेंट वाली। आप इसको अपने हिसाब से देखना। ये सिर्फ 6 पेज की फाइल है, अमेंडमेंट वाली जो फाइल है। इसमें आपको दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माना जाएगा, ये इसमें क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए गए वो देखो। एक तो आर्टिकल 246 के बाद एक आर्टिकल इंसर्ट कर दिया, 246A। देखो आपकी किताब में लिखा हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या क्या आए हैं, पेज नंबर 10 पे मिला आर्टिकल 246A। मैंने एग्जैक्ट वैसी वर्डिंग्स लिख दिया जो अमेंडमेंट के थ्रू आई थी। फिर वो पढ़ते हैं अपन लोग, लेकिन पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लीजिए। आर्टिकल और भी आर्टिकल्स में कुछ माइनर चेंजेस हुए, लेकिन वो हम लोग नहीं देखेंगे। आर्टिकल 269 के बाद एक आर्टिकल 269A इंसर्ट हो गया, जो आपकी किताब में दिया है मैंने, आर्टिकल 269A न्यूली इंसर्टेड, मतलब 8 सितंबर 2016 GST जब आया था तब। न्यूली मतलब अभी पिछले महीने नहीं आया। देन ऑल्सो फिर आर्टिकल 270 में भी कुछ रिलेटेड चेंजेस हुए, ये हम लोग नहीं देखेंगे। 271 में भी चेंजेस हुए। फिर एक आर्टिकल 279 के बाद आया आर्टिकल 279A, जिसका आर्टिकल का टाइटल क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। तो GST काउंसिल के बारे में आया। इसके बारे में आपको पेज नंबर 10 पे नहीं मिलेगा, पेज नंबर 3 पे मिलेगा। और ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में दे दिया है GST काउंसिल से संबंधित। ये देखो आर्टिकल 279A। कभी कभार तो ICAI सिर्फ आर्टिकल नंबर पूछ लेगी कि कौन से आर्टिकल नंबर में GST काउंसिल के बारे में लिखा गया है, तो MCQ में तो आपको वो भी आना चाहिए। ओके, ये आ गया, ठीक है। तो ये 3 मेजर आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस हुए। कौन से बेटा, आर्टिकल 246A, 269A और 279A। 279A थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है। आप अगर अमेंडमेंट एक्ट में देखो तो ये 1 पेज से भी 1.5 पेज का चल रहा है, 1 पेज से ज्यादा का है। लेकिन ये मैंने आपको बहुत ब्रीफ में दे दिया है, चाहे तो आप ये वाली डॉक्यूमेंट से उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। और ये मैं आपको समझाने भी वाला हूं, ये तीनों आर्टिकल्स एक एक करके समझाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन उसके बाद के जो चेंजेस हैं, जो छोटे मोटे, वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। आर्टिकल 286 का अमेंडमेंट हमारे लिए उतना वैल्यूएबल नहीं है। आर्टिकल 366, जिसमें बहुत सारी डेफिनेशंस कवर्ड थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें देखो ऑलरेडी, अगेन कम बैक टू पेज नंबर 10, उसमें ऑलरेडी सर्विसेज और गुड्स ये वर्ड डिफाइंड था उसमें ऑलरेडी, आर्टिकल 366 में। उसमें उन लोग ने और एक वर्ड डिफाइन किया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये वर्ड डिफाइन किया। ये डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया है पेज नंबर 10 पे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब अल्कोहलिक लिकर पे GST नहीं लग सकता है। डेफिनेशन में दे दिया है कि GST मींस टैक्स टू बी अप्लाइड ऑन एनी गुड्स और सर्विसेज बट एक्सेप्ट ऑन अल्कोहलिक लिकर। फिर और भी डेफिनेशन इंसर्ट हुई है उसमें। ये आर्टिकल 366 में अल्फाबेटिकल वाइज डेफिनेशन है, इसलिए GST वर्ड की डेफिनेशन गुड्स के बाद में आ गई। फिर 26 नंबर की क्लॉज के बाद सर्विसेज की डेफिनेशन आ गई 26A, और सर्विसेज की डेफिनेशन तो बहुत ही शानदार दिया है। गुड्स का डेफिनेशन पहले से ही था, गुड्स इंक्लूड ऑल मटेरियल कमोडिटीज एंड आर्टिकल, एंड सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। मतलब जो सर्विस, जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है।
तो ये हम लोग इससे और बेटर डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे अपने सेकेंड चैप्टर में। फिर स्टेट वर्ड को डिफाइन किया, स्टेट को भी डिफाइन किया। सोचो, स्टेट फॉर दिस पर्पस, ये वाले आर्टिकल्स के लिए स्टेट इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, स्टेट इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। इसीलिए दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसको जीएसटी में स्टेट माना गया। ओके, सो यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर में कौन से आते हैं? दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। सो इसके बारे में भी आपको रेफरेंस थर्ड चैप्टर में मिल जाएगा। वैसे उसको हम लोग स्टेट मानते हैं, उनका एसजीएसटी एक्ट होता है, उनका यूटीजीएसटी एक्ट नहीं लगता है उन पे। कौन सा एक्ट होता है उनके लिए? एसजीएसटी एक्ट। उनको स्टेट्स मानते हैं। उसके अलावा इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ये 3 को नहीं गिने तो, और ये 3 ऐड कर दिए तो 31 हो गए स्टेट्स। और ओके, तो 31 एसजीएसटी एक्ट है इंडिया में, हर एक स्टेट का एक, और एक यूटीजीएसटी एक्ट है। और फिर अब बस वो शेड्यूल्स में चेंजेस देख लीजिए जो आए थे। ये देखिए, बस ये खत्म हो गया अमेंडमेंट एक्ट। शेड्यूल्स में चेंज आया एक लिस्ट 1 में, यूनियन लिस्ट में जो एंट्री 84 थी, आपकी किताब में आपको पुरानी वाली दिख रही है, एक्साइज ड्यूटी वाली। अब वो एक्साइज ड्यूटी अमेंडमेंट के बाद सिर्फ कितने चीजों पे लग रही है? देखो, सिर्फ 6 चीजों पे लग रही है, जिसको मैं तो 2 ही गिनूंगा। एक है पेट्रोलियम फैमिली और एक है टबैको। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इस पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है और लगाती है। और टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स, इस पे जीएसटी भी लगता है और इस पे एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। तो ये प्रोडक्ट्स तो खास है, ठीक है, शौक बड़ी चीज है। सो समझ में आ रहा है क्या? बोलो, जुबान केसरी। तो एंट्री 92 एंड 92C को ओमिट कर दिया, 92 एंड 92C को ओमिट कर दिया। एंट्री 92 क्या था? ये न्यूज़पेपर वाला हटा दिया, चलो हटाओ। 92C जो कि कभी लागू ही नहीं हुआ था, टैक्सेस ऑन सर्विसेज, हटा दिया। फिर स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 52 और 55 को हटा दिया। एंट्री नंबर 52 और 55 क्या था? ये देखिए, ये लोकल एंट्री टैक्सेस, एडवर्टीजमेंट वगैरह के टैक्सेस हटा दिया। स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 54 को अमेंड कर दिया। अब कोई भी चीज के सप्लाई पे टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ वैट नहीं लगेगा, सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहल पे लगेगा। अल्कोहलिक लिकर पे अभी भी टैक्स लगाने का राइट किसके पास में? स्टेट्स के पास में, सेल्स पे। और एंट्री नंबर 62 जो है उसको भी अमेंड कर दिया। स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 62 देखो क्या थी? ये थी, इसको अमेंड कर दिया। अभी न्यू एंट्री क्या आ गई है? टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टू द एक्सटेंट लेविड एंड कलेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटीज। जो पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी रहती है, सिर्फ उनको राइट दिया गया। अब स्टेट गवर्नमेंट को राइट नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकते हो। अभी भी गांव में मेला हो रहा है तो ग्राम पंचायत उस पर टैक्स लगा सकती है, लेकिन लग्जरी टैक्स या एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है, क्योंकि वो सब चीजें अब जीएसटी के दायरे में आ गई। सो इस तरीके से ये स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में भी अमेंडमेंट्स किए गए उस समय, और उसके बाद में फिर फाइनली जीएसटी शेप में आया। सो मैंने तो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है। आपको इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है प्लस स्टेट वैट लगता है, स्टेट वैट है ना सेल पे, और टबैको पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी लगता है, और अल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं लगता है, अल्कोहलिक लिकर पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी और स्टेट वैट लगता है। अब ये सब याद कैसे रहेगा? तो उसके लिए मैं आपको एक स्लाइड सेंड कर दूंगा, वो आप लोग रिफर कर सकते हो, कौन सी चीज पे कौन सा टैक्स अभी भी लगता है। यू कैन रिमेंबर इट दैट वेज। एंड जो तीनों आर्टिकल्स जो इंसर्ट हुए हैं ये मैं आपको कल की क्लास में पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगा, बाकी अपना कवरेज हो गया है। इज दैट ओके? थैंक यू।